हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है हमारे बिजनेस स्टडीज के एक वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज। देखो, इस सीरीज की शुरुआत हम लोगों ने पार्ट 2 के चैप्टर्स के साथ में करी, क्योंकि पार्ट 2 के चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है। तो अभी तक हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 8 कर लिया, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चैप्टर नंबर 9 कर लिया, एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम स्मॉल बिजनेस भी बोलते हैं। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज इंटरनल ट्रेड। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। इसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, देन हम लोग आएंगे हमारे पार्ट 1 पर। तो अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे काफी डिटेल के अंदर। तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ट्रेड क्या होता है, देन बात करेंगे इंटरनल ट्रेड क्या है। देखो, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना, गुड्स को सस्ते में खरीदना और उन्हीं गुड्स को महंगे में बेचना प्रॉफिट कमाने के लिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सामान खरीदना होता है तो हम ऐसी शॉप्स पर जाते हैं। ये क्या होती है? कुछ ग्रोसरी शॉप्स होती है, कुछ जनरल स्टोर्स होते हैं, हमारे घर के आसपास ऐसी शॉप्स होती है। ये पर्सन क्या करता है? सामान को खरीदता है सस्ते में और वही सेम सामान हमें महंगे में बेचता है, बीच में अपना प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब सामने वाला बंदा गुड्स और सर्विसेज को सस्ते में खरीदता है और उन्हें महंगे में सेल करता है, मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है, इसे बोला जाता है ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, एक सोप है, वो सोप 30 रुपीज का परचेज करा, वो सेम सोप अगर वो कस्टमर को 35 रुपीज में सेल कर रहा है तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। दिस इज ट्रेड। अब देखो, ये जो ट्रेड होता है इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर यही ट्रेड कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है, यानी कि अगर यही ट्रेड इंडिया के अंदर अंदर हो रहा है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है, तो उस ट्रेड को हम क्या कहेंगे? भाई इंटरनल ट्रेड है, कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है। वहीं अगर हम ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ में करें, दूसरी कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट सेल करें मतलब एक्सपोर्ट करें, और दूसरी कंट्री से उनका प्रोडक्ट परचेज करें मतलब इंपोर्ट करें, तो अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं देन उसी ट्रेड को बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो इंटरनल ट्रेड क्या है? When buying and selling of goods and services takes place within the boundaries of a country, जब कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर ट्रेड होती है, अंदर अंदर गुड्स को खरीदा जाता है और कंट्री के अंदर अंदर ही उन गुड्स को लोगों को बेचा जाता है, इस तरह की ट्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। मेन फीचर्स क्या है? देखो, एग्जाम में चाहे फीचर्स लिखने को आए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आए, चाहे नेचर लिखने को आए, तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों में आपको एक ही बातें लिखनी है। The buying and selling of goods and services takes place within the domestic boundaries of a country। यहाँ पर जो बाइंग एंड सेलिंग है गुड्स और सर्विसेज का, वो कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर अंदर हो रहा है, दूसरे देशों के साथ में कोई ट्रेड नहीं होता। द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी ओनली। जितनी भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो सारी की सारी पेमेंट किसके अंदर होती है? होम करेंसी के अंदर, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, दैट इज इंडियन रूपी के अंदर। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं रहे तो यहाँ पर डॉलर्स की कोई बात नहीं होती, ब्रिटिश पाउंड की बात नहीं होती, सारी की सारी हम लोग ट्रेड किसके अंदर करेंगे? इंडियन रूपी के अंदर। देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करें? इंटरनल ट्रेड करें तो देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज। वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड। गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए लोकल मोड्स को यूज करा जाता है, यानी कि लोकल साधनों को यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन के थ्रू सामान जाता है, मतलब मालगाड़ी के अंदर सामान जाता है, ट्रक्स के अंदर सामान जाता है, गाड़ियों में भी जाता है, वैन में भी जाता है। जो हमारे घर के आसपास ये शॉपर बंदा होता है, ये इवन अपने स्कूटर, अपनी बाइक पर भी सामान खरीद कर ले आता है। तो यहाँ पर लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करा जाता है। इंटरनेशनल एयरवेज का यूज नहीं होता, इंटरनेशनल वाटरवेज का यूज नहीं होता, क्योंकि ट्रेड हम लोग क्या करें? हमारी कंट्री के अंदर अंदर। तो क्लियर है इंटरनल ट्रेड क्या होता है? अगर व्यापार हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर अंदर, देन दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। अब देखो, ये जो इंटरनल ट्रेड है इसे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है हमारा रिटेल ट्रेड। दोनों को ध्यान से समझना, पहले एक प्रोसेस समझो। देखो, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। फैक्ट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर। या तो मैन्युफैक्चरर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। अब हम कस्टमर हैं, अगर कभी भी कस्टमर को कोई सामान खरीदना है
तो मुझे बताओ, क्या कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास में जाके सामान खरीदता है? अगर मुझे एक डेयरी मिल्क खरीदनी है तो क्या मैं फैक्ट्री में जाके डेयरी मिल्क खरीदूंगी? नहीं। तो मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, फैक्ट्री में सामान बनता है, और वो सामान किसको बेचता है? होलसेलर को बेचता है। किसको बेचता है? होलसेलर को। ये जो पर्सन दिख रहा है, ये कौन है? होलसेलर। होलसेलर वो पर्सन है जो बल्क के अंदर सामान खरीद कर लेकर आता है फैक्ट्री से, यानी कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क के अंदर मतलब इकट्ठा बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आता है और सामान लाकर अपने एरिया के सारे रिटेलर्स को बेचता है। इस होलसेलर के एरिया में जितनी भी ऐसी शॉप्स हैं, ऐसी छोटी छोटी सी शॉप्स हैं, जो शॉप्स हमारे घर के आसपास हैं, चाहे वो फुटवियर्स की शॉप हो, चाहे वो दवाइयों की शॉप हो, चाहे वो स्टेशनरी शॉप हो, ऐसी ग्रॉसरी शॉप हो, जनरल स्टोर हो जिसमें सारा सामान मिले, ये होलसेलर लाके अपने एरिया के सारे रिटेलर्स को ये सामान बेचता है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बेचता है। और हम लोग अल्टीमेटली सामान किससे खरीद कर लेकर आते हैं? इस रिटेलर से सामान खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, मैन्युफैक्चरर बल्क में सामान किसको बेचेगा? होलसेलर को बेचेगा। इस तरह से बहुत सारा कार्टन्स के अंदर होलसेलर लाके सामान किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा। और अल्टीमेटली रिटेलर कौन है? ये बंदा है जिससे हम लोग सामान खरीद कर लेकर आते हैं। ये सामान किसको बेचता है? अपने कस्टमर को। तो एक तो होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब है ये जो होलसेलर है ये मैन्युफैक्चरर से बल्क के अंदर सामान खरीदेगा और सामान लाके किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा, इस बंदे को बेचेगा। तो ये वाला जो चल रहा है, होलसेलर से सामान लाएगा, लाके किसको बेचेगा? रिटेलर को। और रिटेल ट्रेड में क्या होता है? जो रिटेलर है वो होलसेलर से सामान खरीदता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदता है, 10 एक दिन के लिए खरीद लिया, 15 दिन के लिए अंदर अंदर खरीद लिया और लाके बेचता किसको है? अल्टीमेटली कस्टमर्स को बेचता है। जैसे ही सामान खत्म होने लगता है दोबारा फोन करके बोल देता है, दोबारा सामान आ जाता है, कस्टमर्स को सामान बेचता है। तो सबसे पहले देखते हैं होलसेल ट्रेड क्या है। Wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantity for the purpose of resale or intermediate use। यहां पर लिखती हूं, ये कौन था? मैन्युफैक्चरर था। ये कौन है? होलसेलर है। ये रिटेलर है और ये कौन है? कस्टमर है। जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से बल्क के अंदर सामान खरीदेगा और लाकर सामान किसको देगा? रिटेलर को देगा, ताकि रिटेलर उस सामान को क्या कर सके? रीसेल कर सके, मतलब दोबारा बेच सके। किसे? कस्टमर को। या फिर वो सामान इंटरमीडिएट यूज का काम भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मैन्युफैक्चरर ने शुगर बनाई, क्या बनाई? शुगर बनाई, चीनी। होलसेलर शुगर खरीद के लेकर आ गया। अब होलसेलर ने ये शुगर लाके किसको बेची? एक केक वाले को बेची, केक वाले को बेची, एक बेकरी वाले को बेची। ये केक वाला इस शुगर को यूज करता है केक बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए। तो वहां पर इस केक वाले ने इस शुगर को यूज करा केक बनाने के लिए, मतलब एज अ रॉ मटेरियल यूज करा ना। जो वहां पर शुगर है वो फिनिश्ड गुड नहीं है। फिनिश्ड गुड तो क्या है? जो केक बन के आएगा, जो पेस्ट्री बन के आएगी। बट उस केक और पेस्ट्री को बनाने के लिए उसने शुगर को यूज करा एज अ रॉ मटेरियल। तो ये जो होलसेलर है वो इस सामान को आगे वाले बंदे को बेचता है। चाहे तो आगे वाला बंदा इसे दोबारा कस्टमर को बेच दे, चाहे वो इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करे, उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट यूज। जो पर्सन ये काम करता है उस पर्सन को क्या बोला जाता है? होलसेलर। यहाँ पर जो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को क्या बोला जाएगा? ये पर्सन कौन है? होलसेलर है। होलसेलर बाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। किससे खरीदता है होलसेलर सामान? मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। और फिर थोड़ा थोड़ा अपने एरिया के अंदर जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे दुकान वाले हैं, सबको सामान बेच देता है स्मॉल लॉट्स के अंदर, मतलब थोड़ा थोड़ा सारे रिटेलर्स को बेच देता है। तो होलसेल ट्रेड के फीचर्स क्या है? होलसेलर जो है वो लिंक का काम करता है। लिंक मतलब एक कड़ी है जो किसे कनेक्ट कर रही है? एक तरफ है मैन्युफैक्चरर्स और एक तरफ है रिटेलर्स। तो होलसेलर लिंक का काम करता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। होलसेलर डील्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ये जो होलसेलर है ये मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे गुड्स खरीद के लेकर आता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी के अंदर डील करता है। होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। होलसेलर बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, हमारे घर के आसपास जो शॉप्स हैं वो कौन है? रिटेलर है। रिटेलर के पास में सारे सामान मिल जाएंगे। सूजी भी मिलेगी, मैदा भी मिलेगा, ऑयल भी मिलेंगे, कॉस्मेटिक्स भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक का सामान भी मिल जाता है, स्टेशनरी भी मिल जाती है, लगभग सारे सामान मिल जाते हैं। बट जो होलसेलर होता है वो एक ही प्रोडक्ट रखता है। अगर स्टेशनरी का होलसेलर है तो उसके पास में सिर्फ स्टेशनरी मिलेगी, वो अपने आसपास दुकान वाले जितने भी रिटेलर्स हैं सबको स्टेशनरी दे आएगा। अगर फुटवियर्स का होलसेलर है तो उसके पास में सिर्फ फुटवियर्स ही मिलेंगे। तो वो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट अपने पास में रखता है। ही इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो बिजनेस के अंदर ज्यादा कैपिटल लगाता है, यानी कि ज्यादा पैसा लगाता है, क्योंकि उसे बल्क के अंदर सामान खरीदना होता है, बहुत सारा सामान रखता है। आप यहाँ पर इमेज देख लो, ये बल्क के अंदर सामान खरीदता है बहुत सारा। तो ऑब्वियस ही बात है इसने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया, ज्यादा कैपिटल लगाई है।
ही सेल गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर, मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे गुड्स खरीदता है और लाके बहुत सारे रिटेलर्स को बेचता है। तो सारे रिटेलर्स को थोड़े थोड़े से क्वांटिटी में ये गुड्स सेल करता है। हर रिटेलर गुड खरीद लेता है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जैसे ही खत्म होता है और मंगवा लेता है होलसेलर से। तो रिटेलर्स को ये स्मॉल लॉट्स में यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स बेचता है। He generally does not sell to the ultimate customer, कभी भी ये अल्टीमेट कस्टमर्स को अपना सामान नहीं बेचता। ये सामान किसको बेचता है? रिटेलर्स को बेचता है। इसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। प्रॉफिट मार्जिन कम कैसे होता है? मैं कहती हूँ मैन्युफैक्चरर से कोई सामान होलसेलर खरीद के लेकर आया 10 रुपए का, होलसेलर को ये सामान कितने का पड़ा? 10 रुपए का पड़ा। अब होलसेलर ने ये सेम सामान किसको बेचा? रिटेलर को बेचा। मैं कहती हूँ कितने में बेचा? 13 रुपए में। और रिटेलर ने ये सामान किसको बेच दिया? अल्टीमेट कस्टमर को बेच दिया 20 रुपए का। होलसेलर खुद सामान कितने का खरीद कर लेकर आया था? 10 रुपए का। रिटेलर को कितने का बेचा? 13 रुपए में। तो इसने यहाँ पर कितना प्रॉफिट कमाया? 3 रुपए। जबकि रिटेलर को ये सामान कितने का पड़ा था? 13 रुपीज का। उसने कस्टमर को बेचा 20 रुपीज में। कितना प्रॉफिट कमाया? 7 रुपए। तो हमारे घर के पास में जो शॉप है, जो रिटेलर है, उसने तो 7 रुपए कमाए, बट होलसेलर ने सिर्फ कितने रुपए कमाए? 3 रुपए। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। ही इज फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये तो मैन्युफैक्चरर है, ये कस्टमर है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीच में कौन कौन है? एक है होलसेलर, एक है रिटेलर। तो होलसेलर क्या है? पहला इंटरमीडियरी है, यानी कि पहला मिडिल मैन है जो मैन्युफैक्चरर को कस्टमर के साथ में कनेक्ट कर रहा है। तो क्लियर हो गया होलसेल ट्रेड होता क्या है। अब देखो ये साइकिल किस तरह से चला था? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और अल्टीमेट कस्टमर। ये जो होलसेलर है ये किन्हें कनेक्ट कर रहा है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को। तो ये कुछ सर्विसेज अपनी मैन्युफैक्चरर को देता होगा यानी कि प्रोड्यूसर को, और कुछ सर्विसेज अपनी रिटेलर को देता होगा। तो हम बात करेंगे सर्विसेज ऑफ द होलसेलर। होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो कुछ सर्विसेज किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को। कुछ सर्विसेज किसको देता है? रिटेलर को। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज देता है, यानी कि फैक्ट्री वाले को, प्रोड्यूसर को क्या सर्विसेज देता है? फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये जो होलसेलर है ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को कि मैन्युफैक्चरर बहुत सारा प्रोडक्शन कर सके। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है ये फटाफट से खरीद कर ले आता है, खरीद के लाके अपने गोडाउन के अंदर स्टोर कर लेता है। अगर ये खरीद कर ही नहीं लाएगा तो क्या मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करेगा? नहीं करेगा। वो देखेगा मेरा सामान बिकता ही नहीं है तो मैं प्रोडक्शन क्यों करूं? क्योंकि होलसेलर फटाफट से सामान खरीद कर लेकर आ जाता है, वो भी बल्क के अंदर बहुत सारा खरीद कर लेकर आता है, और इसी वजह से मैन्युफैक्चरर जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकता है। सेकेंड इज बियरिंग रिस्क। ये जो है होलसेलर ये सारा का सारा रिस्क बियर करता है मैन्युफैक्चरर का। कैसे? मैन्युफैक्चरर जैसे ही सामान बनाता है होलसेलर सारा का सारा सामान खुद खरीद कर ले आता है, और खरीद कर लाकर कहाँ रखता है? खुद के गोडाउन्स के अंदर रखता है, खुद के गोदामों में रखता है, खुद के वेयर हाउसेस में रखता है। अब अगर मान लो उन गुड्स की चोरी हो जाती है तो भी किसकी जिम्मेदारी है? होलसेलर की जिम्मेदारी है। गुड्स में आग लगे, होलसेलर की जिम्मेदारी। गुड्स स्पॉइल हो जाए, होलसेलर की जिम्मेदारी। और अगर प्राइसेस गिर जाए, होलसेलर तो कोई चीज 10 रुपए की लेकर आया था मान लो, बट आज मार्केट में उस चीज की डिमांड ही नहीं है, रिटेलर जो है, जो आगे वाला बंदा है, ये खरीद ही नहीं रहा, और होलसेलर को वो चीज 7 रुपए में बेचनी पड़ रही है, तो प्राइसेस गिर गई, कहीं ना कहीं लॉस हुआ। सारा का सारा रिस्क कौन बियर करता है? होलसेलर बियर करता है। मैन्युफैक्चरर का सारा रिस्क बियर कर लेता है। थर्ड इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखो फाइनेंशियल मतलब होता है पैसा, असिस्टेंस मतलब मदद, पैसों में भी मदद प्रोवाइड करता है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से जैसे ही सामान बनता है खरीद कर लेकर आता है, और किसके अंदर पेमेंट करता है? कैश के अंदर पेमेंट कर देता है। मैन्युफैक्चरर को कैश मिल गई, मतलब पैसों की मदद मिल गई, तो फाइनेंशियल हेल्प भी देता है। फोर्थ इज एक्सपर्ट एडवाइस। ये जो होलसेलर है ये मैन्युफैक्चरर को अपनी एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। कैसे? जो होलसेलर होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है? रिटेलर्स के कांटेक्ट में होता है। रिटेलर मतलब वो लोग जो कस्टमर्स से डील करते हैं। हम लोग फर्नीचर भी रिटेलर से खरीदते हैं, हम लोग ग्रोसरी रिटेलर से खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मम्मी वगैरह साड़ी खरीदती हैं, पापा वगैरह भी अपने कपड़े खरीदते हैं, गाड़ी वगैरह खरीदते हैं। सब कौन है? रिटेलर हैं, जो किसके कांटेक्ट में रहते हैं? कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं। और रिटेलर्स जानते हैं कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा प्रोडक्ट कस्टमर मांग रहा है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है, कस्टमर की क्या इच्छाएं हैं। तो ये जो होलसेलर होता है ये रिटेलर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि कस्टमर की क्या टेस्ट है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कॉम्पिटिटर का क्या प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, और सारी की सारी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को देता है, ताकि मैन्युफैक्चरर भी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सके। फिफ्थ इज हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन।
मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसे घर घर पहुंचाना। ये जो होलसेलर होता है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है और खरीद के इसके एरिया के अंदर जितने भी रिटेलर्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, आपके एरिया के अंदर बहुत सारी रिटेल शॉप्स होंगी, कपड़ों की भी होंगी, स्टेशनरी की भी होंगी, फुटवियर्स की भी होंगी, ग्रोसरी की भी होगी, मेडिकल स्टोर्स भी होंगे, बहुत सारी शॉप्स होंगी। तो ये जो होलसेलर होता है ये सामान लाके किसको दे देता है? रिटेलर को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो होलसेलर है ये डेयरी मिल्क का है, डेयरी मिल्क का होलसेलर है। तो ये इसके आसपास में, इसके एरिया में जितनी भी जनरल स्टोर्स हैं उन सबको डेयरी मिल्क सप्लाई करेगा और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा, यानी कि प्रोडक्ट को घर घर तक इस तरह से पहुंचा देगा। तो अपने आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है ना। अगर ये नहीं होता तो इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना, यानी कि घर घर तक पहुंचाना। सिक्स्थ इज फैसिलिटेट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी। बिल्कुल प्रोडक्शन में कॉन्टिन्यूटी होगी। अगर ये इससे सामान खरीद कर ही नहीं लेकर आएगा तो क्या ये कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोडक्शन करेगा? नहीं करेगा। अगर इसका सामान बिक ही नहीं रहा तो ये प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि होलसेलर टाइम पर सारा का सारा सामान खरीद लेता है। तो सामने वाले के लिए भी सही है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पर फर्दर प्रोडक्शन कर सकता है। सेवेंथ है स्टोरेज। होलसेलर टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। जैसे ही फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे ही ये डेयरी मिल्क बन के रेडी रहती है, जो होलसेलर होता है वो खरीद कर ले आता है और खरीद कर अपने खुद के वेयर हाउसेस में स्टोर करता है, खुद के गोदामों में स्टोर करता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर बर्डन नहीं है चीजों को स्टोर करने का। इसके पास में किसी भी तरह की स्टोरेज कॉस्ट इसको बियर करने की जरूरत नहीं है। सारा स्टोरेज का जिम्मा किसका है? होलसेलर्स का है। तो क्लियर हो गया कि भाई होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज देता है। अब देखो, मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था, रिटेलर था, कस्टमर था। होलसेलर ने कुछ सर्विसेज किसको दी? मैन्युफैक्चरर को। तो कुछ सर्विसेज ये रिटेलर को भी देता होगा। रिटेलर को क्या सर्विसेज देता है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। आपको पता है ये जो रिटेलर है इसको हमेशा बहुत सारे गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी वेराइटी ऑफ गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कस्टमर के साथ में अल्टीमेटली यही डील कर रहा है। हम ही जाते हैं भाई सूजी देना, मैदा देना, चाय देना, साबुन देना, क्रीम देना। तो इसके पास में बहुत सारे गुड्स होने चाहिए और इसे ये सारे के सारे गुड्स कौन अवेलेबल कराता है? इसे ये गुड्स अवेलेबल करवाता है हमारा होलसेलर। रिटेलर को अपने पास में वाइड वैरायटी रखने की जरूरत होती है, होलसेलर ही ये सारे के सारे गुड्स अवेलेबल करवाता है किसको? रिटेलर को। सेकेंड इज मार्केटिंग सपोर्ट। देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचा देना। अब घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है कि टीवी में ऐड करवाओ, न्यूज़पेपर में ऐड करवाओ, उसका सेल्स का प्रमोशन करवाना होता है। सेल्स का प्रमोशन कैसे होता है कि प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे दिया या फिर कैशबैक दे दिया, या फिर ऐसा भी होता है एक के साथ एक फ्री, 3 के साथ 1 फ्री। कैसे भी करके उसकी सेल्स को प्रमोट करना कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदे। ये जो होलसेलर्स होते हैं बहुत तरह से मार्केटिंग का काम भी करवाते हैं। कैसे करते हैं? ये प्रोडक्ट की खुद अपने लेवल पर एडवर्टाइजमेंट भी करवा देता है। ये जो होलसेलर है ये अपने लेवल पर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा देगा, टीवी में करवा देगा, न्यूज़पेपर में करवा देगा, बहुत सारे सैंपल्स भी निकालता है। ये कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करवा देता है, 3 के साथ में 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, बहुत सारी एक्स्ट्रा सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स करता है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं रिटेलर का प्रोडक्ट मार्केट में इजीली बिक जाता है। रिटेलर को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी एडवर्टाइजिंग वगैरह पर। इसी ने सारी अगर एडवर्टाइजिंग करा दी, सारा का सारा सेल्स प्रमोशन करा दिया, तो रिटेलर का प्रोडक्ट अपने आप ही कस्टमर्स अल्टीमेटली खरीद लेंगे। थर्ड इज ग्रांट ऑफ क्रेडिट। देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्या होता है? उधार। जब भी रिटेलर के पास में पैसा नहीं होता तो रिटेलर होलसेलर से उधार पर सामान खरीद सकता है, फिर बाद में पेमेंट कर देगा। तो होलसेलर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स को क्रेडिट यानी कि उधार पर भी सामान बेचते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो ज्यादा सामान खरीद सकता है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब होलसेलर्स आर स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मैंने बताया ना रिटेलर के पास में तो बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, बट होलसेलर जनरली एक ही प्रोडक्ट के साथ में डील करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में डील करता है, तो इसके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की क्या प्राइस है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसे किस तरह से यूज करना है, उसे यूज करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और वो सारी की सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को देता है। दे इन्फॉर्म द रिटेलर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के बारे में रिटेलर को बताता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, उसकी प्राइस के बारे में बताता है, उस पर क्या क्या ऑफर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी की सारी नॉलेज जो है वो होलसेलर देता है रिटेलर को।
नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। देखो रिस्क शेयरिंग कैसे, ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, ये अल्टीमेट कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर जैसे ही प्रोडक्शन करता है, सारा का सारा सामान कौन खरीद कर लेकर आ जाता है? होलसेलर। बल्क के अंदर खरीदता है, बहुत सारा सामान इकट्ठा खरीद कर लेकर आता है। अब सामान लाके वो स्मॉल लॉट्स में किसको बेचता है? रिटेलर को। तो रिटेलर कभी भी बल्क में सामान नहीं खरीदता, बहुत सारा नहीं खरीदता, वो स्मॉल लॉट्स में खरीदता है, थोड़ा थोड़ा खरीदता है। तो अल्टीमेटली सारा का सारा सामान रखा किसके पास में है? होलसेलर के पास में। ना मैन्युफैक्चरर के पास में है, ना रिटेलर के पास में है। बल्क में सामान किसके पास में है? होलसेलर के पास में है। सामान में आग लगे, चाहे सामान चोरी हो जाए, चाहे जो प्रोडक्ट्स पड़े थे उनकी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, अब वो प्रोडक्ट्स पड़े पड़े पुराने हो जाए, कस्टमर चाहे उनकी डिमांड ही ना करे, हर तरह का रिस्क कौन बियर करेगा? होलसेलर बियर करेगा। तो ये इसका रिस्क भी बियर करता है और ये इसका रिस्क भी बियर करता है। सिक्स्थ इज पब्लिसिटी। होलसेलर अपने लेवल पर ही गुड्स की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करा देता है। अगर ब्रांडेड गुड्स हैं तो वो अपने लेवल पर ही उनकी पब्लिसिटी करा देगा, उनका एडवर्टाइजमेंट करवा देगा टीवी में, न्यूज़पेपर में। तो फिर रिटेलर को उनका एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर अपने आप टीवी में ऐड देख के उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। रिटेलर को एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सेवेंथ इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब एक तरह का बेनिफिट। होलसेलर बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड गेट बिग डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर से बल्क के अंदर सामान खरीदता है, बहुत सारा सामान एक साथ खरीदता है। तो होलसेलर को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि वो बल्क में खरीद रहा है। अगर मैं कहती हूँ उसे खुद को 20% डिस्काउंट मिला है, तो कहीं ना कहीं जब वो रिटेलर को सामान बेचेगा तो वो उसे भी डिस्काउंट दे देगा। अगर खुद को 20% डिस्काउंट मिला है तो कम से कम 5% डिस्काउंट तो वो रिटेलर को भी देगा। तो वो जो अपना डिस्काउंट है वो किसके साथ में शेयर करता है? रिटेलर्स के साथ में शेयर करता है और रिटेलर्स को भी बेनिफिट देता है। तो ये मैंने बता दिया कि होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है, मैन्युफैक्चरर को भी और रिटेलर को भी। तो होलसेल ट्रेड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बात आती है रिटेल ट्रेड की। भाई होलसेलर से सामान कौन खरीद कर लेकर आता है? रिटेलर खरीद के लेकर आता है। रिटेलर वो पर्सन है जो अल्टीमेटली सामान बेचता है कस्टमर्स को, जो हमारे साथ में डील करता है। तो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट टू फाइनल कंज्यूमर। रिटेल ट्रेड का मतलब है होलसेलर से सामान खरीदना और अल्टीमेटली उस सामान को किसको बेचना? फाइनल कंज्यूमर्स को बेचना। रिटेलर इज अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। रिटेलर वो बंदा है जो अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज को किसको बेचता है? फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। अ रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर। किससे सामान खरीदता है? होलसेलर से। और किसको बेचता है? अल्टीमेट कंज्यूमर को। फीचर्स अगर लिखने को आएंगे तो ये क्या है? लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। ये मैन्युफैक्चरर था, ये होलसेलर, ये रिटेलर और ये कस्टमर, ये दोनों कौन आते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आते हैं, जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं। ये फर्स्ट लिंक है और ये क्या है? लास्ट लिंक है। ही सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। गुड्स किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है। इसकी दुकान में हमें सारा सामान मिल जाएगा, इसकी दुकान में हमें ऑयल भी मिल जाएंगे, इसकी दुकान में हमें टूथपेस्ट भी मिलेगा, इसकी दुकान के अंदर हमें मिल्क भी मिलता है, ग्रोसरी का भी सामान मिलता है, स्टेशनरी भी मिलती है। तो इसके पास में वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। ही बाइज एंड सेल अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड। ये खुद भी कम क्वांटिटी में खरीदता है और हमें भी कम क्वांटिटी में सेल करता है। होलसेलर तो क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है, बहुत सारा खरीदता है, बट ये कंपैरेटिवली कम क्वांटिटी में खरीदता है और कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल करता है। ये जो शॉप्स होती हैं ये ज्यादातर हमें रेजिडेंशियल एरियाज में देखने को मिल जाती है। हमारे घर के आसपास में बहुत सारी रिटेल शॉप्स होती हैं। ही मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर। ये कस्टमर्स के साथ में पर्सनल रिलेशन भी बना के रखता है। अगर आपके एरिया के अंदर भी इस तरह की शॉप्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, तो आपके पापा वगैरह इनके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस रखते होंगे, या आपके पापा के साथ में चाय भी पीते होंगे, कभी आपके घर पर भी आते होंगे। तो ये बेसिकली कस्टमर्स के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखते हैं। ही एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर। देखो ये जो रिटेलर है ये किन्हें कनेक्ट कर रहा है? ये किसके बीच का मिडिल मैन है? किसके बीच में आता है? ये मिडिल मैन है होलसेलर और कस्टमर के बीच में। ये होलसेलर और कस्टमर के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है। तो ये समझ में आगे भाई रिटेल ट्रेड होता क्या है। अब देखो जिस तरह से होलसेलर भी कुछ सर्विसेज देता था, सेम ऐसे ही रिटेलर भी कुछ सर्विसेज देता है। साइकिल किस तरह से चलता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और अल्टीमेट कस्टमर। तो ये जो रिटेलर है ये भी कुछ सर्विसेज देता है। कुछ सर्विसेज देता है इन पीछे वालों को, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को, और कुछ सर्विसेज देता है अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। तो सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को कौन सी सर्विसेज देता है और अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को कौन सी सर्विसेज देता है?
सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को कौन सी सर्विसेज देता है। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, भाई अगर ये रिटेलर है तो ये रिटेलर इस मैन्युफैक्चरर के गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये नहीं होता तो मैन्युफैक्चरर गुड बना लेता, बट वो गुड अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि अगर हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम फैक्ट्री नहीं जाते, हम मैन्युफैक्चरर के पास में नहीं जाते, हम मार्केट में भी नहीं जाते होलसेलर के पास में, हम हमारे घर के पास में जो रिटेल शॉप है वहां जाके वो चीज खरीद लेते हैं। तो ये रिटेलर ही हेल्प करता है इनके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जो चाय है वो आसाम के अंदर बनती है, तो मुझे बताओ चाय के प्रोड्यूसर्स आसाम में है, उसके मैन्युफैक्चरर्स आसाम में है, हमें अगर चाय खरीदनी है तो क्या हम आसाम जाते हैं? नहीं जाते, हमें वो चाय हमारे घर के बाहर जो शॉप है वहां से अवेलेबल हो जाती है। तो ये रिटेलर्स हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को उनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एंड दे प्रोवाइड प्लेस यूटिलिटी, ये प्लेस यूटिलिटी भी देते हैं कि प्रोडक्ट उसी जगह अवेलेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, चाय के लिए आसाम जाने की जरूरत नहीं है, नागपुर के ऑरेंज खाने के लिए नागपुर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का कावा पीने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें हमें हमारे घर के आसपास अवेलेबल हो जाती हैं। दे क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। सेकेंड है पर्सनल सेलिंग। देखो पर्सनल सेलिंग का मतलब है किसी भी चीज को फेस टू फेस मिलके बेचना। अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम मैन्युफैक्चरर के पास में नहीं जाते, हम होलसेलर के पास में नहीं जाते, हमें वो चीज अल्टीमेटली कौन बेचता है? रिटेलर बेचता है, वो भी एक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके। तो बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स, वो पर्सनल सेलिंग करता है। पर्सनल सेलिंग के अंदर वो हम लोगों को कन्विंस भी कर सकता है। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो सुनने को मिलता है ना, अरे मैडम ले जाओ, ये तो बना ही आपके लिए, आप पर अच्छा नहीं लगेगा तो किस पे अच्छा लगेगा, अरे पैसों की टेंशन कर रहे हो, पैसे तो बाद में दे जाना, आप कहां जा रहे हो, मैं कहां जा रहा हूं। तो वो क्या करते हैं? पर्सनल सेलिंग करता है, पर्सनली उस चीज को बेचने की कोशिश करता है, फेस टू फेस कन्विंस करता है, और इसी की वजह से एक्चुअल सेल्स हो पाती हैं। इनकी वजह से एक्चुअल सेल्स नहीं होती, ये रिटेलर है जो एक्चुअल सेल्स करता है और उनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने में हेल्प करता है। थर्ड इज इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन। ऑब्वियस ही बात है, अगर रिटेलर सामान बेच ही नहीं पाएगा, रिटेलर सामान खरीदेगा ही नहीं, तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करेगा क्या? वो ऐसी चीज का प्रोडक्शन ही क्यों करेगा जो मार्केट में बिकी नहीं है रही। तो रिटेलर कंटिन्यू सामान को बेचता है, इंडिविजुअल सेल्स करता है, अपने कस्टमर्स को इंडिविजुअली बेचता है, कस्टमर्स को कन्विंस करता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरर फर्दर प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है कि वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर सके, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सके। फोर्थ इज कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ये जो रिटेलर है ये अल्टीमेटली किसके लिंक में रहता है? कस्टमर के लिंक में रहता है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है कस्टमर्स के, कस्टमर्स इसके साथ में ही डील करते हैं, ये कस्टमर्स के साथ में डील करता है, कस्टमर्स इसे बताते हैं कि उनका क्या टेस्ट है, उनकी क्या प्रेफरेंसेज है, वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर्स का क्या एटीट्यूड है, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन के अंदर है, और इनसे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको देता है? होलसेलर को देता है, और होलसेलर वो इंफॉर्मेशन किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को देता है, ताकि मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सके। नेक्स्ट इज हेल्प इन प्रमोशन। देखो प्रमोशन किस तरह से, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव टू कैरी ऑन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं यानी कि होलसेलर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि डिस्काउंट दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैशबैक दे देते हैं, या फिर बाय 3 गेट 1 फ्री, कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करे जाते हैं कि फेस वॉश के साथ में एक छोटी सी क्रीम मिल रही है, छोटा सा पाउडर का बॉक्स मिल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स, और रिटेलर भी इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। प्रमोशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके वो मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्प करता है चीजों के प्रमोशन के अंदर। तो ये तो सर्विसेज वो देता है किसको? मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को। अब इस सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, देखो ये जो रिटेलर्स हैं ये अल्टीमेट किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं? कंज्यूमर्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो ये कंज्यूमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं? पहला है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी है तो हम कहां जाते हैं? रिटेलर के पास में जाते हैं। तो रिटेलर ही हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं, फिर चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो स्टेशनरी का आइटम है, चाहे वो ईटेबल्स हो, कुरकुरे चिप्स वगैरह हो, चाहे वो कपड़े हो। तो ये रिटेलर्स मेक श्योर करके रखते हैं कि इनके पास में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जब भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने आए। सेकेंड इज न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये हमें नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो नया प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर कब आएगा, या फिर उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, अगर कोई खाने की चीज है तो उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हर नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? रिटेलर देता है।
थर्ड इज कन्वीनियंस इन बाइंग, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि हम रिटेलर से चीजें खरीद सकें, क्योंकि ये जो रिटेल शॉप्स होती हैं ये पहली बात तो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास ही होती है, हमारे घरों के आसपास होती है, हमारी गली के बाहर ही ये शॉप्स होती हैं और ये शॉप्स लॉन्ग आवर्स तक खुली रहती हैं। सुबह 7:30-8 बजे ये दुकानें खुल जाती हैं, रात के 10-10:30 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं। तो हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमें जब भी कोई चीज चाहिए हम इन शॉप्स पर जाके खरीद सकते हैं। कई बार सुबह सुबह याद आता है ब्रेड लेकर आनी है, जैम लेकर आना है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है, हम कभी भी इन शॉप्स पर जाके सामान खरीद सकते हैं। फोर्थ इज वाइड सिलेक्शन, इन रिटेल शॉप्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोप लाने गए हो तो इनके पास में सोप की बहुत सारी वैरायटी होगी, डव होगा, लक्स होगा, नंबर 1 होगा, संतूर होगा, पियर्स होगा, बहुत सारे सोप होंगे। तो ये जो रिटेल शॉप्स हैं ये हमें बहुत सारी वैरायटी देते हैं, तो हम आराम से चीजों को चूज कर सकते हैं, वी कैन मेक अ वाइड चॉइस। आगे है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। देखो एक होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, वो चीज खुद करके बताना, उस प्रोडक्ट को खुद अप्लाई करके बताना। ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है। अगर आप कॉस्मेटिक्स लाने गए हो तो जो रिटेलर है वो आपको खुद अप्लाई करके बताएगा, वो खुद अप्लाई करके बताएगी लिपस्टिक का शेड, आईलाइनर वगैरह। या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाने गए हो तो वो खुद चलाकर बताते हैं, तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं बहुत बार। आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब अगर आपने कूलर खरीदा है, अब मान लो कूलर की बाद में मोटर खराब हो गई, तो आप जाके मोटर खरीद सकते हो ना, स्पेयर पार्ट्स दे देंगे आपको। अगर आपके एसी के अंदर कोई खराबी है तो आप एसी सही करवाने वाले को बुलाते हो ना, तो वो आपको कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हैंडल करते हैं, कस्टमर्स को अटेंड करते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं, उन चीजों को खुद करके भी दिखाते हैं, हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। और बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं कि स्पेयर पार्ट्स हमें बाद में अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हमारी कोई कंप्लेंट है, हमें किसी तरह की कोई सर्विस की जरूरत है, तो ये कस्टमर की कंप्लेंट्स भी हैंडल करते हैं। सिक्स्थ है प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट मतलब उधार। अगर हम इनके रेगुलर कस्टमर हैं तो ये अपने रेगुलर कस्टमर को उधार पर भी सामान बेच देते हैं। इट इनहांसेस हिज सेल्स, इससे उनकी सेल्स बढ़ती है। और अगर हम उनके रेगुलर कस्टमर हैं तो ये अपने रेगुलर कस्टमर को होम डिलीवरी भी करते हैं। हम सिर्फ एक फोन कर सकते हैं कि भैया ये सामान दे जाना, ये सामान खत्म हो गया, तो वो अपने किसी बंदे को भेज के अपना सामान पहुंचा देगा, तो ये होम डिलीवरी भी देते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया भाई, रिटेलर जो है वो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। अब आगे बात आती है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अब हम रिटेल ट्रेड की बात करेंगे। होलसेल ट्रेड हम लोगों ने देख लिया, रिटेल ट्रेड हम लोगों ने देख लिया, होलसेल ट्रेड फुल स्टॉप हो गया। अब रिटेल ट्रेड हम लोगों ने देख लिया, बट रिटेल ट्रेड के हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे। रिटेल ट्रेड के अंदर जो रिटेलर है वो अल्टीमेटली सामान किसको बेचता है, हम लोगों को, कस्टमर्स को बेचता है। तो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की बात नहीं करेंगे। रिटेल ट्रेड को देखो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ध्यान से समझना। रिटेल ट्रेड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तरफ आते हैं आइटिनरेंट रिटेलर्स। कौन आते हैं? आइटिनरेंट रिटेलर्स। और एक तरफ आते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। कौन है? एक तरफ आइटिनरेंट रिटेलर्स और एक तरफ आते हैं हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। देखो आइटिनरेंट रिटेलर्स वो रिटेलर्स हैं जिनकी कोई खुद की फिक्स्ड दुकान नहीं होती। दुकान नहीं होती तो ये ठेले पर अपना सामान बेचते हैं, मतलब ये जगह जगह घूमते हैं और घूम के अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर्स को ढूंढते हैं। कोई फिक्स्ड दुकान नहीं है। फॉर एग्जांपल सब्जी वाले भैया, कोई फिक्स्ड दुकान नहीं है, ठेला लेके घूमते हैं, घर घर आते हैं, घर घर जाके कस्टमर्स ढूंढते हैं। पताशी वाले भैया हो गए, कुल्फी वाले हो गए, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग इस तरह से सर पर स्नैक्स लेके घूमते हैं, चना जोर गरम वगैरह। तो ये वो लोग हैं जो कस्टमर्स को सामान बेच रहे हैं बट इनकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है। और एक होते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जिनकी खुद की दुकानें होती हैं। फिर इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। स्मॉल स्केल शॉप्स, छोटी दुकानें जो हमारे घर के आसपास छोटी दुकानें हैं, और एक होती है लार्ज स्केल शॉप्स, बड़ी दुकानें। फॉर एग्जांपल बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इन जगहों से भी हम सामान खरीद सकते हैं। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? आइटिनरेंट रिटेलर्स। और दूसरी कौन सी है? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। एक बार मैं इमेजेस दिखाती हूँ। सब्जी वाले भैया फिक्स्ड दुकान नहीं है, आइटिनरेंट रिटेलर है। ये पताशी वाले भैया फिक्स्ड दुकान नहीं है, आइटिनरेंट रिटेलर है। आइसक्रीम आइटिनरेंट रिटेलर्स। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से स्ट्रीट क्रॉसिंग्स पर नीचे सामान लगा हुआ होता है, घड़ियां होती हैं, गॉगल्स होते हैं, लेडीज के हैंडबैग्स होते हैं, मेकअप का सामान होता है, गर्ल्स के एसेसरीज होते हैं, ईयरिंग्स वगैरह। ये क्या है? आइटिनरेंट रिटेलर्स हैं, क्योंकि इनकी फिक्स्ड शॉप नहीं होती। इस तरह से ठेले पर लगा देते हैं, इस तरह से कपड़े ठेले वगैरह पे टांग देते हैं, 100 रुपए की 2 टी-शर्ट। ये क्या है? आइटिनरेंट रिटेलर्स हैं जिनके पास में खुद की कोई शॉप नहीं होती। वहीं ये क्या है? डी मार्ट फिक्स्ड शॉप है, ये फर्नीचर शॉप फिक्स्ड शॉप है, मॉल के अंदर सैंडल्स फिक्स्ड शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान फिक्स्ड शॉप है, हमारे घर के आसपास में जो शॉप्स हैं वो भी फिक्स्ड शॉप है, उनकी जगह फिक्स्ड है।
तो आइटिनरेंट रिटेलर्स के अंदर हमारे पास में फर्दर 4 टाइप्स हैं। एक होते हैं हॉकर्स एंड पैडलर्स, एक होते हैं मार्केट ट्रेडर्स, एक होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स और एक होते हैं चीप जैक्स। साथ साथ में याद कर लो, आइटिनरेंट रिटेलर्स के अंदर हमारे पास में फर्दर 4 कैटेगरी है, हॉकर्स एंड पैडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स एंड चीप जैक्स, 4 कैटेगरी। फिक्स्ड शॉप के अंदर फर्दर हम लोगों ने 2 बेसिस पर क्लासिफाई करा है, छोटी दुकानें और बड़ी दुकानें। छोटी दुकानों के अंदर एक होते हैं जनरल स्टोर, सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और सेकंड हैंड गुड्स की दुकान। और इसके अंदर लार्ज स्केल में आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स और मेल ऑर्डर बिजनेसेस, और भी होते हैं बट हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ इतना ही है। तो देखो आइटिनरेंट रिटेलर्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। आइटिनरेंट रिटेलर्स कौन से हैं? ये वो ट्रेडर्स हैं हु डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इनके बिजनेस की कोई फिक्स्ड दुकान नहीं होती, फिक्स्ड प्लेस नहीं है कि ये बंदा हमें यहीं पर मिलेगा, ये सब्जी वाला हमें यहीं पे मिलेगा। इनकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, रात को चले जाते हैं सब्जी वगैरह बेच बाच के अपनी। दे कीप ऑन मूविंग विद देयर वेयर्स, ये अपने थैलों को लेकर घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। एग्जाम्पल, पानी पूरी वाले भैया, मुंह में पानी आ रहा होगा, और ये सब्जी वाले भैया हो गए, ये चाट वाले भैया हो गए, चना जोर गरम, इनकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है, ये है आइटिनरेंट रिटेलर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, इनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इनके पास में कम साधन है, कम पैसा है। ज्यादा साधन होते तो ये भी बड़ी दुकान लगा के बेचते ना। कम रिसोर्सेज है, इनके पास में लेबर भी नहीं होती है एक्स्ट्रा, कम रिसोर्सेज है, ठेला वगैरह लगा के अपना काम चला देते हैं। बेसिकली क्या बेचते हैं? फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, कई बार आपने देखा होगा टॉयज भी बेचते हैं, सर के ऊपर टॉयज वगैरह रखकर मंदिर के बाहर देखने को मिलते हैं हमें टॉयज वगैरह लेकर। ये स्नैक्स भी बेचते हैं इस तरह से। दे प्रोवाइड ग्रेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विसेज अच्छी खासी हमें दे रहे हैं क्योंकि ये हमें सामान दे देते हैं डोर स्टेप पर। कस्टमर सर्विसेज ज्यादा कैसे हैं? हमारे घर घर आके हमें सामान दे जाते हैं। सब्जी वाले भैया घर घर आके सामान देकर जाते हैं, और कुल्फी वाला होता है टन 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 घर पर आके सामान देकर जाता है। तो डोर स्टेप हमें सर्विसेज मिल रही है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस, इनके बिजनेस की कोई फिक्स्ड दुकान नहीं होती। तो आइटिनरेंट रिटेलर्स के अंदर हमारे पास में 4 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, हॉकर्स एंड पैडलर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और चीप जैक्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हॉकर्स एंड पैडलर्स। देखो हॉकर्स एंड पैडलर्स के अंदर वो लोग आते हैं जो अपना ठेला लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जी वाले भैया जिनके पास में खुद का ठेला होता है, या फिर साइकिल रिक्शा होता है, या फिर सर पर सामान रखकर घूमते हैं। तो ये वो छोटे छोटे से प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे से पैटी ट्रेडर्स हैं जो छोटा छोटा सामान बेचते हैं। हु कैरी द प्रोडक्ट्स ऑन बाइसिकल, ये या तो अपना सामान लेकर साइकिल पर घूमते हैं, या फिर इनका हैंड कार्ट होता है, वो हाथ वाला ठेला होता है, साइकिल रिक्शा होता है, और ऑन देयर हेड्स, ये अपने सर पर भी सामान लेकर घूमते हैं। एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस घूमते रहते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कस्टमर के डोर स्टेप तक जाते हैं, कस्टमर के घर घर तक जाकर अपना प्रोडक्ट ये बेचते हैं। दे जनरली डील इन, ये कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? लो वैल्यू प्रोडक्ट्स में, यानी कि सस्ते प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। फॉर एग्जांपल टॉयज बेचते हैं, ये एग्जांपल है आपके सामने। वेजिटेबल्स बेचते हैं सब्जी वाले भैया, फ्रूट्स बेचते हैं, फैब्रिक बेचते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा रिक्शे पर कारपेट लेकर भी घूमते हैं, डोरमैट्स लेकर भी घूमते हैं। बहुत सारे स्नैक्स भी बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल पताशी वगैरह हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, कुल्फी हो गई। तो ये किसके अंदर आते हैं? हॉकर्स और पैडलर्स के अंदर आते हैं, जो रिक्शा लेकर घूमते हैं, सर पर सामान रखकर घूमते हैं, साइकिल पर अपना सामान बेचते हैं, गली गली घूमते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, फीचर्स अगर लिखने को आएंगे तो आप क्या लिखोगे? दे मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, गली गली घूमते हैं, ट्रेन वगैरह में भी सफर करते हैं, बस में भी सफर करते हैं, गली गली घूमते हैं, अपने कस्टमर्स को ढूंढते हैं। किस तरह की चीजें बेचते हैं? टॉयज बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, बहुत सारे स्नैक्स बेचते हैं, आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं। बेसिकली ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, ये कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं? लोकल और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। दे सप्लाई गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, ये कस्टमर के घर घर भी जाके उसे गुड्स बेचते हैं, और इनकी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होती और ना इनकी प्राइजेस फिक्स्ड होती हैं। इनके साथ आप बार्गेन करवा सकते हो, कम ज्यादा करवा सकते हो। तो ये पहला हो गया हॉकर्स एंड पैडलर्स। सेकंड है मार्केट ट्रेडर्स। देखो मार्केट ट्रेडर्स क्या है? जिस तरह से हॉकर्स और पैडलर्स गली गली घूम रहे थे, कस्टमर्स के घर घर पर जा रहे थे, इस तरह से ये गली गली नहीं घूमते। ये एक फिक्स्ड जगह ही होते हैं, बट वो इनकी फिक्स्ड शॉप नहीं होती। मार्केट ट्रेडर्स आर स्मॉल रिटेलर्स, ये भी छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं।
who open their shops at different places on different days such as every Sunday or alternate Sunday and so on। देखो होता क्या है, नॉर्मली जिनकी फिक्स्ड दुकानें होती हैं, बेसिकली लोग क्या करते हैं, संडे को छुट्टी देते हैं ना। अब जब नॉर्मल शॉप्स की जो फिक्स शॉप्स है उनकी संडे को छुट्टी है, तो ये उन दुकानों के आगे अपना ठेला लगा लेते हैं। अब ये ठेला किसी पर्टिकुलर दिन पर ही लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ संडे को ही लगा रहे हैं। जब संडे को उस एरिया की सारी दुकानों की छुट्टी है, तो संडे के दिन ये उन दुकानों के आगे अपना ठेला लगा लेते हैं और वहां पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं कुछ फिक्स्ड डेज पर ही, जब बाकी दुकानों की छुट्टी है, फॉर एग्जाम्पल हर संडे को या फिर ऑल्टरनेट संडे को। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से दिल्ली के अंदर है करोल बाग मंडे मार्केट। मतलब ये जो करोल बाग का मार्केट है ये सिर्फ मंडे को ही चालू रहता है, क्योंकि मंडे को उस एरिया की बाकी दुकानों की छुट्टी होती होगी, तो ये मंडे को उस एरिया के अंदर अपना ठेला लगा के अपना सामान बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु के अंदर भी है इसी तरह का एक संडे बाजार। जब संडे को बाकी दुकानों की छुट्टी होती है, तो ये लोग वहां पर अपना ठेला लगा लेते हैं और हर संडे को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो देखा जाए तो ये गली गली भी नहीं घूम रहे, बट इनकी फिक्स्ड शॉप भी नहीं है, बट फिर भी ये फिक्स्ड डेज पर अपना ठेला लगा के अपना सामान बेचते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, करोल बाग मंडे मार्केट और बेंगलुरु का संडे मार्केट। दे सेल देयर गुड्स इन द वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में अपना सामान बेचते हैं, या तो इनकी जो दुकानें हैं वो हर वीक लगती हैं, हर संडे को या हर मंडे को, या फिर हो सकता है मंथ की कोई डेट फिक्स हो कि 20th ऑफ एवरी मंथ को इनकी दुकान लगेगी, या फिर एनुअल फेयर्स भी हो सकते हैं, हर साल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर वीक दुकान लगे या हर महीने लगे, हर साल भी एक बार ये दुकान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा न्यू ईयर कार्निवल्स लगते हैं, तो वहां पर क्या है, एक जो जगह मिट्टी विट्टी थी वहां पर ये न्यू ईयर कार्निवल लगा लेते हैं, एग्जीबिशन लगा लेते हैं। और क्रिसमस पे कार्निवल्स लगते हैं, दिवाली कार्निवल होता है, तो ये क्या है, एनुअली भी हो सकता है। दे जनरली डील इन लो प्राइस गुड्स ही बेसिकली बेचते हैं। दे सेल वेराइटी ऑफ गुड्स। भाई यहाँ पर वेराइटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, मतलब अगर आप दिल्ली के करोल बाग चले गए ना, लड़कियों के तो मजे ही हो जाते हैं। सारी वेराइटी मिलती है यहाँ पर, ड्रेसेस भी मिलते हैं, यहाँ पर एसेसरीज भी मिलती हैं, बेल्ट्स भी मिलती हैं, हैंडबैग भी मिलते हैं, और भी मतलब जितना भी सजावट का सामान मिलता है ना, ईयरिंग, नेकलेस वगैरह सब चीजें यहाँ पर मिलती हैं। तो वेराइटी ऑफ गुड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो प्लास्टिक का सामान हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो बैग्स वगैरह हो, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये एनुअली भी अपनी शॉप सेटअप करते हैं, अपना ठेला वगैरह लगाते हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली पर लगा लिया दिवाली कार्निवल करके, न्यू ईयर पर लगा लिया न्यू ईयर कार्निवल, क्रिसमस पर लगा लिया क्रिसमस कार्निवल। इस वक्त आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसी एग्जीबिशंस देखने को मिलेंगी। तो वो कोई फिक्स्ड दुकानें नहीं होती है इनकी, बट हाँ एक फिक्स्ड दिनों पर या फिर फिक्स्ड डेज पर ये शॉप्स लगाई जाती हैं। दे डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स आउटसाइड द शॉप्स विच आर क्लोज्ड फॉर अ वीकली हॉलीडे। जब दुकानें वीकली हॉलीडे पर बंद होती हैं तो उन्हीं दुकानों के बाहर ही अपना ठेला लगा के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। अब थर्ड आता है स्ट्रीट ट्रेडर्स। क्या स्ट्रीट ट्रेडर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है ये कहाँ देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट्स में देखने को मिलते हैं। दीज रिटेलर्स आर कॉमनली फाउंड एट प्लेसेस वेयर ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर्स। ये ट्रेडर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, उन जगहों पर जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स, यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, तो जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन है वहां ये देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन पर, स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स पर, बस स्टैंड पर, मंदिरों के बाहर। देखा होगा आपने कुछ इस तरह का, ये क्या है, स्ट्रीट ट्रेडर्स है। रेलवे स्टेशन पर इस तरह का नजारा देखा होगा, ये क्या है, स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं। दे आर जनरली फाउंड कहां पर मिलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर, रेलवे स्टेशन पर, सिनेमा हॉल, मूवी हॉल के बाहर, मंदिरों में, टेम्पल्स में, पार्क्स के बाहर। ये भी वैरायटी ऑफ आइटम्स बेचते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गए, यहाँ पर भी लड़कियों का बहुत सारा सामान मिलता है, जैसे वॉचेस वगैरह मिलती हैं और हैंडबैग्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, एसेसरीज मिलते हैं, खाने पीने का आइटम मिलता है, रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स मिलती हैं रेलवे स्टेशन पर। दे जनरली डील इन लो प्राइस गुड्स ऑफ कॉमन यूज। बेसिकली लो प्राइस गुड्स बेचते हैं जो भी कॉमन यूज के हैं। दे आर वेरी पॉपुलर एंड पीपल पिक अप आइटम्स फ्रॉम दीज शॉप्स व्हाइल देयर वे बैक फ्रॉम होम। जब इस तरह से स्ट्रीट क्रॉसिंग पर सामान देखने को मिलता है ना, तो जब शाम को लोग काम से घर पर आते हैं ना, तो वो यहाँ से सामान खरीदते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फिक्स्ड शॉप नहीं है। लास्ट है चीप जैक्स। अब देखो चीप जैक्स आपको दिखने में लगेगा कि ये फिक्स शॉप रिटेलर्स है, बट ये भी फिक्स शॉप रिटेलर्स नहीं है, ये भी आइटिनरेंट रिटेलर्स ही हैं। अभी का तक हम लोगों ने देखो कौन कौन से पढ़े, हॉकर्स और पैडलर्स घर घर पर अपना थैला लेकर घूमते हैं या फिर सर पर सामान लेकर घूमते हैं। मार्केट ट्रेडर्स किसी पर्टिकुलर दिन ही ये बाजार लगता है, फॉर एग्जाम्पल हर संडे या फिर हर मंडे या फिर साल के अंदर न्यू ईयर के टाइम पर या क्रिसमस के टाइम पर। उसके बाद में स्ट्रीट ट्रेडर्स, ये वो हैं जो घर घर नहीं घूमते, बट जहां पर बहुत ही ज्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पर ये इस तरह से देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट्स पर या फिर रेलवे स्टेशन, मंदिरों के बाहर, गार्डन्स के बाहर, मूवी हॉल्स के बाहर।
और लास्ट आता है हमारा चीप जैक्स। देखो चीप जैक्स क्या है, ये भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं who display their goods in hired shops। ये क्या करते हैं, कुछ शॉप्स को किराए पर ले लेते हैं। अब आप सोचोगे किराए पर ले लिया तो ये तो फिक्स्ड शॉप हो गई, बट ये फिक्स्ड शॉप नहीं है, क्योंकि ये शॉप को किराए पर टेम्पररी पीरियड के लिए ही लेते हैं, कुछ दिनों के लिए ही लेते हैं, बाद में उस शॉप को खाली कर देते हैं। तो या तो ये बहुत ही छोटी सी दुकान को किराए पर ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक छोटी सी जो टेबल होती है उतनी सी एक जगह है जो इन्होंने किराए पर ले ली, वहां पर ये अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, या फिर उस जगह पर खुद का कोई टेंट वगैरह लगा लिया। तो टेम्पररी पीरियड के लिए या तो ये किसी दुकान को हायर कर लेते हैं, छोटी सी दुकान को, या फिर उस पर्टिकुलर जगह पर कोई टेंट लगाकर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। द चेंज ऑफ प्लेस इज नॉट एज फ्रीक्वेंट एज इन केस ऑफ हॉकर्स और मार्केट ट्रेडर्स। जिस तरह से हॉकर्स बार बार अपनी जगह बदलते हैं, गली गली घूमते हैं, या फिर मार्केट ट्रेडर्स अपनी जगह बदलते हैं, इस तरह से ये बार बार अपनी जगह नहीं बदलते, बट कुछ पीरियड के लिए उस जगह पर रहते हैं, 6-1 महीने के लिए, बाद में अपनी जगह बदल लेते हैं। दे डील इन कंज्यूमर आइटम्स, बहुत सारे कंज्यूमर आइटम्स इनके पास में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये घड़ियां वगैरह सही करते हैं, फॉर एग्जांपल जूते वगैरह सही करते हैं, बकेट्स वगैरह, इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दे हायर स्मॉल शॉप, छोटी छोटी सी दुकान को ये हायर भी कर सकते हैं, वहां पर टेंट लगाकर भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी, टाइम टू टाइम, कुछ पीरियड बाद में, 3-4 महीने बाद में, 6 महीने बाद में अपनी जगह बदलते रहते हैं। लो प्राइस गुड्स के अंदर डील करते हैं, बेसिकली हाउस होल्ड आर्टिकल्स ये बेचते हैं, घर का सामान बेचते हैं। दे रिमेन ओपन इन वन लोकेलिटी फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ये एक टेम्पररी पीरियड के अंदर ही हमें एक लोकेलिटी में देखने को मिलते हैं, जब इन्हें लगता है कि उस लोकेलिटी में इनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो ये दूसरी शॉप्स पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारे सारे के सारे आइटिनरेंट रिटेलर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 देखे, हॉकर्स एंड पैडलर्स जो गली गली घूमते हैं, मार्केट ट्रेडर्स इनकी दुकान किसी पर्टिकुलर डेज पर लगती है, जब वहां की जो फिक्स्ड शॉप्स है उनकी छुट्टी होती है तो उन दुकानों के आगे ये अपनी दुकान लगाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स हमें बेसिकली वहां देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल गली के नुक्कड़ पर, स्ट्रीट कॉर्नर्स पर, रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों के बाहर। और चीप जैक्स कौन से होते हैं, ये छोटी छोटी सी हायर्ड शॉप्स जिनके पास में होती है, या फिर टेंट लगाते हैं, थोड़े दिन एक जगह पर रहते हैं, उसके बाद में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में 3-4 महीने बाद में ये दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर जाते हैं। अब हमें करना है हमारे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को हम लोगों ने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहले छोटी दुकानें देखेंगे, फिर देखेंगे बड़ी दुकानें। छोटी दुकानों के अंदर हमारे पास में 4 हैं, जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और सेकंड हैंड गुड्स की दुकानें। और लार्ज स्केल के अंदर हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स और मेल ऑर्डर बिजनेस। इसके बाद में एक और है वेंडिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। देखो आता है फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स मतलब इनकी फिक्स्ड प्लेस होती है, फिक्स्ड दुकान होती है। फॉर एग्जांपल हमारे घर के बाहर जो शॉप है, या फिर जहां से आपकी मम्मी साड़ी वगैरह लेने जाती है, ज्वेलरी खरीदने जाती है, जितनी भी फिक्स्ड शॉप्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फिक्स शॉप रिटेलर्स के अंदर आते हैं। दीज रिटेलर्स हैव अ शॉप इन द मार्केट प्लेस, इनकी मार्केट के अंदर दुकानें भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर ही इनकी दुकानें हैं। ये गली गली नहीं घूमते इन सर्च ऑफ कस्टमर्स, वो काम किसका है, आइटिनरेंट रिटेलर्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉर्मली दे हैव ग्रेटर रिसोर्सेज, उनसे अगर हम कंपेयर करें आइटिनरेंट रिटेलर्स से तो इनके पास में ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं एज कंपेयर टू आइटिनरेंट रिटेलर्स। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। देखो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, गाड़ी हो गई, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं। वहीं नॉन ड्यूरेबल मतलब वो चीजें जो एक बार यूज करी और खत्म, ब्रेड एक बार खाई खत्म, क्रीम एक बार लगा ली खत्म हो गई, टूथपेस्ट एक बार यूज करा खत्म हो गए, तो ये चीजें होती है नॉन ड्यूरेबल। तो हर तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। दे प्रोवाइड ग्रेटर कस्टमर सर्विस, अच्छी खासी कस्टमर्स को सर्विसेज भी देते हैं, फॉर एग्जांपल होम डिलीवरी की सर्विस दे देते हैं, कस्टमर को क्रेडिट की सर्विसेज दे देते हैं, उधार पर सामान बेच देते हैं। अगर उसका जो प्रोडक्ट है वो खराब हो गया है, या फिर जैसे कूलर खरीदा था मोटर अब खराब हो गई है, तो वो स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल करवा देंगे, मोटर अवेलेबल करवा देंगे, कस्टमर को गारंटी भी देते हैं, कस्टमर के रिपेयर का सामान भी करते हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखो फिक्स शॉप रिटेलर्स की भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक होती है छोटी दुकानें यानी कि स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, और एक होती है बहुत बड़ी बड़ी दुकानें यानी कि लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल स्केल। देखो स्मॉल स्केल के अंदर हमारे पास में 4 कैटेगरी है।
पहला है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर मतलब आपके घर के आसपास आपको इस तरह की बहुत सारी दुकानें में देखने को मिलती होंगी, इनका नाम भी बहुत बार जनरल स्टोर ही होता है। जनरल स्टोर्स आर स्मॉल शॉप्स, छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं जो बेसिकली रेजिडेंशियल एरियाज में देखने को मिलती हैं। इन शॉप्स के अंदर हमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर, नाम ही क्या है, जनरल स्टोर, सारा जनरल सामान देखने को मिलेगा। ग्रोसरी भी मिल जाएगी इन दुकानों के अंदर, इन दुकानों के अंदर हमें स्टेशनरी भी का सामान भी मिलेगा, इन दुकानों के अंदर हमें प्लास्टिक का सामान भी मिल जाता है, दवाइयां भी मिल जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिल जाती हैं। तो जनरल स्टोर है, इन दुकानों में सारी चीजें देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया जनरल स्टोर क्या है? वो दुकानें जो हमारे घर के आसपास हैं, जहां पर हमारी डे टू डे लाइफ का ऑलमोस्ट सारा सामान हमें मिल जाता है। These shops deal in items of daily use, डेली यूज का सारा सामान मिलता है। ग्रोसरी मिल जाती है, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं, स्टेशनरी मिल जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाती हैं, सारा आइटम मिलता है। दे हैव लार्ज वेराइटी, इनके पास में बहुत वेराइटी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने गए हो, अगर आप पेन लेने गए हो तो पेन के अंदर बहुत सारी वेराइटी होगी, जेल पेन, बॉल पेन, इंक पेन, तो इनके पास में वाइड वेराइटी मिलती है। अपने कस्टमर्स को बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, उधार भी देते हैं। हमारे घर के आसपास जो शॉप है वहां से हम लोग बहुत बार उधार पर भी लेकर आते हैं, कई बार फोन करके बोल देते हैं तो ये हमें होम डिलीवरी भी कर देते हैं। इनका पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है अपने कस्टमर्स के साथ में, ये कस्टमर्स के साथ में पर्सनल रिलेशन बना के रखते हैं और अपने कस्टमर्स को हमेशा खुश रखते हैं। सम जनरल स्टोर्स इन पॉश एरियाज कीप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, अगर पॉश एरियाज के अंदर जनरल स्टोर्स हैं तो वो शॉप्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी कस्टमर्स के लिए रखती हैं। तो समझ में आगे जनरल स्टोर होता क्या है? एक ऐसी दुकान जो हमारे घर के आसपास है, जिसके अंदर हमें बेसिकली सारा ही सामान मिल जाता है, ग्रोसरी, स्टेशनरी, प्लास्टिक का आइटम, मेडिसिन वगैरह, हर तरह के आइटम्स के साथ में ये शॉप्स डील करती हैं। सेकेंड आती है स्पेशलिटी शॉप्स। देखो स्पेशलिटी शॉप्स मतलब ये जनरल स्टोर्स की तरह नहीं है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वही मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो घर के बाहर मेडिसिन शॉप होती है, जो केमिस्ट की दुकान होती है, वहां पर सिर्फ दवाइयां ही मिलेंगी। अगर आपके घर के बाहर कोई शूज की शॉप है तो वहां पर सिर्फ शूज ही मिलेंगे। अगर मम्मी जिससे साड़ियां लेने जाती हैं, ये लहंगे वगैरह लेने जाती हैं, वहां पर आपको साड़ी और लहंगे ही मिलेंगे। तो ये स्पेशलिटी शॉप्स होती हैं जहां पर सारे प्रोडक्ट नहीं मिलते, यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही मिलता है, बट उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। जो मम्मी की साड़ियों वाली दुकान है वहां पर साड़ियों की वैरायटी होती है, हर रेंज की साड़ियां मिलती है, हर रेंज के हमें लहंगे वगैरह मिल जाते हैं। अगर मेल्स की गारमेंट शॉप है तो वहां पर भी अलग अलग वैरायटी है। अगर आप स्टेशनरी शॉप पर गए हो तो स्टेशनरी शॉप पे भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, हर तरह के पेन, हर तरह की नोटबुक्स। तो ये क्या है? स्पेशलिटी शॉप्स हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में ही डील करते हैं, बट उस प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है। These stores deal with one line of product, एक ही प्रोडक्ट के साथ में डील करते हैं। मेडिसिन की दुकान है तो सिर्फ मेडिसिन ही मिलेंगी, बट हर तरह की मेडिसिन मिलेंगी। कपड़े की दुकान पर सिर्फ कपड़े ही मिलेंगे, शूज की दुकान पर शूज ही मिलेगी, स्टेशनरी की दुकान पर सिर्फ स्टेशनरी ही मिलेगी। दे कीप वेराइटी ऑफ गुड्स, जिस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं उनकी इनके पास में क्या मिलेगी? वेराइटी मिलेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दे आर जनरली सिचुएटेड इन मार्केट प्लेस, ऐसी दुकानें रेजिडेंशियल एरियाज में कम होती हैं बल्कि मार्केट में ज्यादा होती हैं। ये जो साड़ी की दुकानें हैं, ये जो गारमेंट शॉप है, ये हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में कम होती हैं बट मार्केट में ज्यादा होती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज भी देती हैं कि होम डिलीवरी वगैरह करा दी, उधार पर सेल कर दिया। दे डील विद पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, इनके एक टारगेट कस्टमर्स होते हैं। अगर ये साड़ी की दुकान है तो इसके टारगेट कस्टमर्स कौन है? महिलाएं, मम्मी वगैरह हैं। अगर ये मेल्स की गारमेंट शॉप है तो इसके टारगेट कस्टमर्स कौन है? सिर्फ मेल्स हैं। अगर ये स्टेशनरी की शॉप है तो इसके टारगेट कस्टमर्स कौन है? स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। तो इनके पर्टिकुलर कस्टमर्स होते हैं टारगेट कस्टमर्स, ये उन्हीं को डील करते हैं, उन्हीं को डील करते हुए उनके अकॉर्डिंग डिस्काउंट देते हैं, अलग अलग सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स लेकर आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। देखो एक तो ये दुकानें कहाँ होती हैं? स्ट्रीट्स के अंदर होती है, गली में होती हैं, और स्टॉल्स होती हैं, दुकानें नहीं होती हैं फिक्स्ड, बड़ी बड़ी दुकानें नहीं होती है जिस तरह से हमारी अभी हम लोगों ने पीछे देखा मेडिसिन शॉप्स हो गई, साड़ी की दुकान वगैरह हो गई, इस तरह से बड़ी दुकानें नहीं होती हैं। नॉर्मली स्टॉल टाइप्स ये होती हैं बट इनकी जगह फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको पान की दुकान एग्जाम्पल है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स का। स्ट्रीट्स के अंदर होता है, एक स्टॉल टाइप होती है। ये अंकल यहाँ पर बैठे हैं तो ये किसके ऊपर बैठे हैं? एक स्टॉल टाइप है, ये लकड़ी का कुछ बना हुआ है, यहाँ पर ये छोटी सी जगह है, इस पे बैठ के ये अपने पान बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ चाय की थड़ी, तो चाय की थड़ी भी क्या है? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स है। ये इस कैटेगरी में भी नहीं आया जनरल स्टोर के अंदर, क्योंकि जनरल स्टोर में सारा सामान मिलता है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी दुकान होती है। ये स्पेशलिटी शॉप में भी नहीं आया क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह का प्रोडक्ट होता है और थोड़ी सी कंपैरेटिवली ये दुकान बड़ी होती है। ये स्ट्रीट स्टॉल है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? एक स्टॉल की तरह होता है, छोटी सी दुकान होती है। दीज स्मॉल वेंडर्स आर कॉमनली फाउंड
फाउंड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग। ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलते हैं? स्ट्रीट क्रॉसिंग्स पर। स्ट्रीट क्रॉसिंग्स पर पान की दुकान बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और अदर प्लेसेस वेयर फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज हैवी, ये दुकानें कहाँ देखने को मिलती है? जहां पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन हो गए, स्ट्रीट क्रॉसिंग्स हो गई, वहां पर ये पान की दुकान, सिगरेट शॉप्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये फ्लोटिंग कस्टमर्स को, आते जाते हुए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। चीप वेराइटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स बेची जाती हैं, पान बेचा जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेची जाती हैं, टॉयज बेचे जाते हैं, हॉजरी आइटम्स बेचे जाते हैं, हॉजरी का कपड़ा वाले प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो इस तरह के चीप प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं। These shops have limited space, आप देख ही रहे हो इनके शॉप्स की जो स्पेस है वो कितनी लिमिटेड है। These retailers display their products on tables, ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट को कहाँ डिस्प्ले करते हैं? टेबल्स पर डिस्प्ले करते हैं, या फिर कुछ स्टैंड वगैरह लगा के अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं। They deal in variety of low price products, लो प्राइस प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर बेचे जाते हैं। और they have temporary platform, कुछ टेम्पररी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ टेबल वगैरह होती है जहां पर ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ स्टैंड वगैरह होती है वहां पर ये अपना सामान लगा के रखते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी सी दुकानें होती है, स्टॉल टाइप दुकानें होती है, बट फिक्स्ड नेचर की होती है। लास्ट है सेकंड हैंड गुड शॉप। देखो सेकंड हैंड गुड शॉप मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो दुकानें हैं इन दुकानों पर सेकंड हैंड आइटम मिलता है। फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड बुक्स की शॉप आपने देखी होगी, सेकंड हैंड कपड़ों की दुकानें भी होती हैं, सेकंड हैंड ऑटोमोबाइल्स की शॉप होती है, सेकंड हैंड शॉप्स होती हैं जहां पर सेकंड हैंड फर्नीचर बेचा जाता है या फिर घर का सामान बेचा जाता है। तो इमेजेस देख लो, इमेजेस से आपको याद रहेगा इस तरह से सेकंड हैंड फर्नीचर, सेकंड हैंड बुक्स। तो ये वो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ सेकंड हैंड गुड्स बेचे जाते हैं, यानी कि यूज्ड सामान बेचा जाता है। These shops sell used goods, बेचे जाते हैं। These goods are sold at low price, ऑब्वियसली बात है कम प्राइस पर बेचे जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यूज्ड गुड्स हैं। They buy goods from public and private auctions, कई बार जब ऑक्शंस होते हैं, बोली लगती है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो प्राइवेट ऑक्शंस हो, वहां से ये लोग इन सामानों को खरीद लेते हैं और इस तरह से अपनी दुकानों में इन सामानों को बेचा जाता है। People who cannot afford new products can purchase from these shops at low prices, वो लोग जो फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट यानी कि नया प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, वो इन सेकंड हैंड प्रोडक्ट से अपना सामान खरीद लेते हैं। Some high income people also visit these shops to get rare items like some books, कई बार वो लोग जिनकी इनकम ज्यादा है वो भी इन शॉप्स पर विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी किताब चाहिए जो रेयर बुक है, अब क्या पता अगर वो रेयर बुक इस तरह की किसी शॉप के अंदर अवेलेबल हो तो वहां पर हाई इनकम वाला बंदा भी जाके उस रेयर किताब को ढूंढेगा। तो ये हम लोगों ने देख लिए हमारे फिक्स शॉप के अंदर जो 4 कैटेगरीज थी हमारे पास में, एक जनरल स्टोर, एक स्पेशलिटी शॉप्स, एक स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और एक है सेकंड हैंड गुड्स स्टोर। अब लास्ट है लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। देखो लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स यानी कि ये भी फिक्स्ड शॉप्स ही हैं। अभी तक हम लोगों ने जो दुकानें देखी थी वो छोटी दुकानें थी, अब ये कौन सी हैं? बड़ी दुकानें हैं, लार्ज स्केल शॉप्स हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में 3 कैटेगरी है। एक है डिपार्टमेंटल स्टोर। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब है कि आप एक शोरूम के अंदर जाओ और उस एक शोरूम में आपको सारा सामान मिल जाएगा। मतलब आप एक शोरूम के अंदर चले गए, अब इस एक शोरूम के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये एक डिपार्टमेंट है किसका? कपड़ों का। ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको ग्रोसरी मिलेगी, एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको प्लास्टिक का सामान मिल जाएगा, एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे, एक डिपार्टमेंट में आपको घर के इंटीरियर का सामान मिल जाएगा, सजावट का सामान मिल जाएगा। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब क्या है कि आप एक बड़े से शोरूम के अंदर जाओ, वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए होंगे। ये फीमेल्स के कपड़ों का डिपार्टमेंट, ये मेल्स के कपड़ों का डिपार्टमेंट, ये बच्चों का डिपार्टमेंट, ये फुटवेयर्स का डिपार्टमेंट, ये घर के सामान का डिपार्टमेंट, ये ग्रोसरी का डिपार्टमेंट, हर तरह के डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। इसे बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एक बड़ा सा रिटेल शोरूम होता है जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ही रूफ के अंडर, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे और आपको सारा सामान मिल जाएगा। हर डिपार्टमेंट के पास में अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेपरेट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, टॉयलेटरीज का अलग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का अलग डिपार्टमेंट है, फर्नीचर का अलग डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी का अलग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अलग, क्लोथिंग का अलग, ड्रेस मटेरियल का अलग, बच्चों के सामानों का अलग, सारा सामान आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी डी मार्ट गए हुए हो तो आपने नोटिस करा होगा डी मार्ट में ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग होता है, वहां पर बच्चों के कपड़ों का डिपार्टमेंट अलग होता है, कपड़ों का बड़ों का कपड़ों का डिपार्टमेंट अलग है, प्लास्टिक के सामानों का डिपार्टमेंट अलग है, घर की ग्रोसरी और घर के सजावट का सामान अलग है। तो एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाती हैं और इसके पीछे मेन मोटिव क्या है?
ऑल शॉपिंग अंडर वन रूफ, एक ही जगह पर सारी शॉपिंग हो जाएगी। एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट, एक पिन से लेके एक एलिफेंट तक की, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक की सारी चीजें हमें कहाँ मिल जाती हैं, एक ही जगह मिल जाती हैं। यही पर्पस है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। फॉर एग्जाम्पल मॉल्स वगैरह, मॉल्स क्या है, एक तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। तो फीचर्स क्या है, लार्ज साइज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट से इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। सेकंड इज वाइड रेंज, हमें अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक डिपार्टमेंट में गए हो, फॉर एग्जांपल फीमेल्स के ड्रेसेस के डिपार्टमेंट में चले गए, तो आपको ड्रेसेस के अंदर बहुत रेंज मिलेंगी। ड्रेसेस के अंदर आपको सस्ती ड्रेसेस भी मिलेंगी, महंगी ड्रेसेस भी मिलेंगी, बहुत सारी रेंज मिल जाएंगी। थर्ड, डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, इस पूरे को डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जो बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ग्रोसरी का, कपड़ों का, प्लास्टिक के फर्नीचर का, इंटीरियर का। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर पूरा का पूरा ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सेंट्रल परचेजेस, देखो हर डिपार्टमेंट का जो हेड है, क्लोथिंग डिपार्टमेंट का हेड, ग्रोसरी डिपार्टमेंट का हेड, प्लास्टिक के सामान का हेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हेड, हर डिपार्टमेंट का हेड अपनी रिक्वायरमेंट्स की, उसे क्या क्या चाहिए, उसके स्टोर में क्या खत्म हो गया, किन चीजों की डिमांड है, उनकी एक लिस्ट बना के किसको दे देता है, जनरल मैनेजर को दे देता है। किसको दे देता है, जनरल मैनेजर को दे देता है। और जनरल मैनेजर ही सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का सामान परचेज करता है। तो जो इनकी परचेजेस है वो सेंट्रल है, जो ऊपर सबसे ऊपर जो जनरल मैनेजर है वही सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सामान खरीदता है। फिफ्थ इज सेंट्रल लोकेशन, इनकी लोकेशन सेंट्रल होती है। ये जो सिटी है ये सिटी के सेंट्रल एरिया में ये पाए जाते हैं, जैसे डीमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ताकि हर तरफ के हर एरिया की पॉपुलेशन यहाँ तक पहुंच सके। These stores are located at central place। सर्विसेज की बात करें तो आजकल के जो मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहां पर हमें रेस्टोरेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, वहां पर कैफेज भी होते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी होता है, टेलीफोन बूथ भी होता है, रेस्ट रूम भी होते हैं। तो आजकल के डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर हमें ऑलमोस्ट सारी ही फैसिलिटीज मिल जाती हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर डायरेक्टली किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा। यहाँ पर इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट किसको बेचा जाता है, कस्टमर को बेचा जाता है। मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट डायरेक्टली यहाँ आता है और यहाँ से प्रोडक्ट कौन खरीदता है, कस्टमर खरीदता है। एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग होती है। फॉर एग्जांपल टीवी के अंदर एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, बिग बाजार हो गया, स्पेंसर्स हो गया, लाइफस्टाइल है, डीमार्ट है, पेंटालून्स है, रिलायंस फ्रेश है। ये सब क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहां पर एक जगह जाते ही हमें सारा का सारा आइटम मिल जाता है। तो फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकंड क्या है, चेन स्टोर्स है। देखो चेन स्टोर्स का ही दूसरा नाम है मल्टीपल शॉप्स। क्या बोलते हैं, मल्टीपल शॉप्स। चेन स्टोर्स का सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप किसी भी ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हो तो वो ब्रांडेड शोरूम क्या है, आपका चेन स्टोर है। आप पूरी कंट्री के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी एरिया में जाओ, बाटा का शोरूम ऐसा ही दिखेगा ना हर जगह। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, बट उस हेड ऑफिस की ब्रांचेस कंट्री के अंदर हर जगह पर सेटअप होती हैं। फॉर एग्जांपल बाटा का शोरूम है, बाटा का जो हेड ऑफिस है उसने बाटा के इस तरह के जो शोरूम्स है वो हर स्टेट में, हर सिटी में, हर एरिया में सेटअप कर दिए हैं ताकि बाटा अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा सके। ये क्या है, चेन स्टोर्स हैं। फास्ट ट्रैक का हेड ऑफिस कहीं होगा, हमें अगर सामान लाना है फास्ट ट्रैक का, कोई घड़ी लानी है, गॉगल्स लाने हैं, तो हम ओरिजिनल हेड ऑफिस तो नहीं जाते, हमारे घर के आसपास इस तरह की शॉप्स होती हैं, वहां से हम सामान खरीद के ले आते हैं। तो ये जो चेन स्टोर्स होते हैं नेटवर्क है, पूरा का पूरा नेटवर्क है रिटेल शॉप्स का, डेट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स का खुद का ये पूरा का पूरा नेटवर्क है। इसके अंदर बहुत सारी शॉप सेटअप करी जाती हैं, सारी की सारी शॉप्स की जो अपीयरेंस है वो सेम है। बाटा का शोरूम जयपुर में भी ऐसा ही होगा, बैंगलोर में भी ऐसा ही होगा, दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही होगा, हर जगह ऐसा ही होगा। फास्ट ट्रैक का शोरूम हर जगह ऐसा ही होगा। तो ये क्या है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, उस ब्रांडेड प्रोडक्ट के स्टोर्स पूरी कंट्री में सेटअप कर दिए जाते हैं, सबकी अपीयरेंस सेम होती है, सबकी प्राइसेस सेम होती हैं। इसे बोला जाता है चेन स्टोर्स या फिर मल्टीपल स्टोर्स। बाटा का स्टोर, नाइकी का स्टोर, फास्ट ट्रैक का स्टोर, ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो पहला है लार्ज साइज। ऑब्वियस ही बात है, इनका साइज बड़ा होता है। ये पूरी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश्ड है, कंट्री के अंदर हर स्टेट में, हर सिटी में, हर एरिया में मिलेंगे आपको बाटा के शोरूम, नाइकी के शोरूम, फास्ट ट्रैक के शोरूम। तो ऑब्वियस ही बात है साइज इनका बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट भी इनमें ज्यादा चाहिए होती है। सेकंड है स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन। ये जनरली एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स में डील करते होंगे, बट जनरली वन लाइन के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाटा किसके अंदर स्पेशलाइज्ड है, अपने फुटवियर्स
फुटवियर्स के अंदर। नाइकी माना कि अपनी टी शर्ट्स भी बेचता है, जैकेट्स भी बेचता है, बट बेसिकली कौन से में स्पेशलाइज्ड है? अपने फुटवियर्स के अंदर। फास्ट्रेक किसके अंदर स्पेशलाइज्ड है? अपने गॉगल्स के अंदर, अपनी वॉच के अंदर। तो जनरली एक तरह के प्रोडक्ट के अंदर ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। थर्ड इज सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, इनकी परचेजिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। द गुड्स ऑफ ऑल स्टोर्स आर परचेज्ड बाय द हेड ऑफिस, जितने भी स्टोर्स हैं कंट्री के अंदर उन सबके गुड्स कौन खरीदता है? हेड ऑफिस खरीद के उन्हें सप्लाई करता है। जयपुर के स्टोर्स हो गए, बैंगलोर के स्टोर्स हो गए, दिल्ली के स्टोर्स हो गए, सारे के सारे स्टोर्स के जो गुड्स है वो कौन खरीदेगा? वो हेड ऑफिस से खरीदे जाएंगे और फिर इन्हें सप्लाई करे जाते हैं। फोर्थ इज डिसेंट्रलाइज्ड सेल, सारे के सारे जो स्टोर्स हैं वो अपनी सेल्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ईच स्टोर हैज इट्स इंडिपेंडेंट सेल, हर स्टोर की सेल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टोर्स जो हैं वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सेटअप है, हर एरिया के अंदर सेटअप है, तो वो अपने लेवल पर अपने प्रोडक्ट की सेल्स करते हैं। फिफ्थ इज क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है? स्टैंडर्ड है। चाहे आप जयपुर से वो घड़ी खरीदो, चाहे आप वो जो घड़ी है वो दिल्ली से खरीदो, चाहे आप यूपी से खरीदो, वो जो सेम प्राइस की घड़ी है, सेम मॉडल है, वो सेम ही होएगा। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सेम होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेचे जाते हैं। मिडिल मैन का एलिमिनेशन हो गया, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है नाइकी का वो अपने कस्टमर्स को बेच रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोर्स। वहां पर स्टोर्स के अंदर क्या है? उसके सिर्फ सेल्स पर्सन है, वो होलसेलर्स और रिटेलर्स नहीं है, सिर्फ क्या है? सेल्स पर्सन है। तो यहाँ पर जो मिडिल मैन है, होलसेलर और रिटेलर, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, उनका रोल खत्म हो जाता है। सेवेंथ इज यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस सेम है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, अदरवाइज चाहे आप दिल्ली से लो, चाहे आप मुंबई से लो, चाहे यूपी से लो, कहीं से भी लो, प्राइजेस भी सेम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड है, एकदम सेम है और ब्रांडेड प्रोडक्ट है। बेसिकली ये हमें डिस्काउंट नहीं देते, कैश में ही बेचते हैं, हमें कैश में ही इनसे खरीदना पड़ता है। दे डू नॉट गिव क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्रेडिट नहीं देते। छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के अंदर। वैरायटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, हर चीज देखने को मिलेगी, ग्रोसरी हो गई, कपड़े हो गए, प्लास्टिक का सामान हो गया। ये जो चेन स्टोर्स होते हैं, जिन्हें हम मल्टीपल स्टोर्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट भी देते हैं, अपने रेगुलर कस्टमर को क्रेडिट भी देते हैं, बट चेन स्टोर्स कभी भी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि चेन स्टोर्स के अंदर सिर्फ सेल्स पर्सन है। एक्चुअली चीजें कहां से ऑपरेट होती हैं? हेड ऑफिस से ऑपरेट होती हैं, तो बिना हेड ऑफिस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सेल्स पर्सन अपनी मर्जी से कभी भी उधार पर सामान नहीं बेच सकता। लोकेशन की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहाँ होते हैं? पूरी जो सिटी है उसके सेंट्रल एरिया में होते हैं, बीचों बीच होते हैं, ताकि हर एरिया से कस्टमर्स आ सके, हर एरिया के कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। जबकि चेन स्टोर्स जो होते हैं वो हर गली में मिल जाते हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर मिल जाते हैं, हर एरिया के अंदर मिल जाते हैं। दे डू नॉट नेसेसरीली नीड सेंट्रल लोकेशन, इन्हें सेंट्रल लोकेशन की आवश्यकता नहीं होती। रिस्क की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। यहाँ पर रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है। अगर जयपुर के बाटा शोरूम के अंदर चीजें नहीं बिक पाई हैं, वहां पर लॉसेज हैं, तो क्या पता दिल्ली के अंदर बिक गई हो, दिल्ली के अंदर डिमांड थी, तो यहाँ पर जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर इनके स्टोर्स हैं। क्लास ऑफ कस्टमर्स, ये हाई इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है अपने टूवर्ड्स की, हाई इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स आए यहाँ पर, और ये हर तरह के कस्टमर्स से डील करता है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो पुअर हो। सर्विसेज की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर तरह की सर्विसेज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कपड़े खरीदे हैं तो उनका ऑल्ट्रेशन भी हो जाता है, आजकल तो लाइफस्टाइल में ऑल्ट्रेशन भी होता है। रेस्टोरेंट की, कैफे की सर्विसेज मिलती हैं, चाय वगैरह पीने की सर्विसेज मिल जाती हैं। जबकि मल्टीपल स्टोर्स के अंदर इस तरह की सर्विसेज की बहुत ही ज्यादा कमी है। ये सर्विसेज कैसे देते हैं कि आपको प्रोडक्ट की गारंटी दे देंगे, घड़ी खरीदी है तो घड़ी की गारंटी दे देंगे, उसका रिपेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सैमसंग के फोन का एक सर्विस सेंटर है, तो वो सर्विस सेंटर किसका एग्जांपल है? चेन स्टोर का एग्जांपल है। तो सर्विसेज कैसी दे रहे हैं? गारंटी दे देंगे या फिर आपके प्रोडक्ट की रिपेयरिंग करवा देंगे। ऐसी सर्विसेज नहीं देते कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी होगा, यहाँ पर आपको चाय कॉफी भी मिलेगी, इस तरह की सर्विसेज नहीं है। प्राइसिंग की बात करें तो इनकी प्राइसेस फिक्स नहीं होती है, टाइम टू टाइम कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देते हैं अगर एक्स्ट्रा स्टॉक है तो उसे क्लियर करने के लिए। यहाँ की प्राइसेस फिक्स है, चाहे आप दिल्ली से खरीदो, चाहे आप मुंबई से खरीदो, चाहे आप यूपी से खरीदो, इनकी प्राइसेस फिक्स रहती हैं। अगर डिस्काउंट आएगा तो सारे ही स्टोर्स में अप्लाई होगा, ऑनलाइन भी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। यहाँ पर इन स्टोर्स पर जो सेल्स पर्सन है वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, उसे सारे डिसीजंस लेने से पहले किससे बात करनी पड़ेगी? हेड ऑफिस से बात करनी पड़ेगी। वन प्लस नॉर्ड के शोरूम पर जो सेल्स पर्सन है वो सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, उसे किससे बात करनी पड़ेगी? हेड ऑफिस से बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो दो पढ़ा दिए मैंने आपको, एक पढ़ा दिया डिपार्टमेंटल स्टोर, एक पढ़ा दिया चेन स्टोर।
लास्ट है मेल ऑर्डर बिजनेस। देखो मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, यहाँ पर सेलर और बायर के बीच में किसी भी तरह का कोई फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता, कोई पर्सनल सेलिंग नहीं है, सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ कैसे होता है, एक मेल के थ्रू होता है। देखो जो सेलर होता है वो क्या करता है, अपने पोटेंशियल बायर्स को एक मेल भेजता है। पोटेंशियल बायर्स मतलब उसे लग रहा है हाँ यार ये हमारा सामान खरीद सकते हैं, ये हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करवा के बताए, टीवी में ऐड दे, न्यूज़पेपर में ऐड दे, फिर चाहे उन्हें वो मेल भेजे कि अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेज दिया, अपने प्रोडक्ट की फोटो भेज दी, कैटलॉग भेज दिया। कैटलॉग मतलब उसकी फोटोज होती हैं बहुत सारी। तो इस तरह से कस्टमर्स को अप्रोच करा जाता है मेल के थ्रू, उन्हें बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो ऑर्डर देता है, और फिर वही है जिस तरह से ऑनलाइन के अंदर ऑर्डर डिलीवर होता है उस तरह से ऑर्डर डिलीवर होता है। तो दीज आर रिटेल आउटलेट्स। ये भी क्या है, रिटेल आउटलेट्स है जो अल्टीमेटली कस्टमर्स के साथ में डील करते हैं, डेट सेल देयर प्रोडक्ट थ्रू मेल, जो अपने सामान को मेल के थ्रू भेजते हैं। देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में किसी भी तरह का कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता। पोटेंशियल बायर्स आर अप्रोच थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करवा के पोटेंशियल बायर्स को बताया जाता है प्रोडक्ट के लिए। टीवी में ऐड करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड करवा सकते हैं, मैगजीन्स के अंदर ऐड करवा सकते हैं, या फिर बायर को सैंपल भेजा जाता है प्रोडक्ट का, कैटलॉग भेजा जाता है, फोटोज भेजी जाती हैं, उसको बताया जाता है प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। सारी की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, डिलीवरी की क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं, हम कैसे डिलीवर करेंगे, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, क्या क्या रिटर्न पॉलिसी है, आप पेमेंट किस तरह से करोगे, सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर बायर को। तो इस तरह से बायर को बता दिया एडवर्टीजमेंट के अंदर। अब बायर को अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो ऑर्डर देगा। अ डिटेल्ड मेलिंग लिस्ट containing names and address of the potential customers is maintained by the mail order house। एक मेल ऑर्डर हाउस होता है जो ये रिटेलर है, वो पूरी की पूरी लिस्ट रखता है अपने पास में, जिसके अंदर सारे के सारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो कस्टमर्स उसे लगता है हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनके नाम होते हैं और उनका एड्रेस होता है। सेलर्स एंड कैटलॉग। सेलर जो है वो अपने कस्टमर्स को कैटलॉग भेजता है, फोटोज भेजता है, सैंपल्स भेजता है, सर्कुलर भेजता है, पोस्ट के थ्रू, मेल के थ्रू, मेल ईमेल हो सकता है, बाय पोस्ट हो सकता है, कैसे भी। कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर बाय सिलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम कैटलॉग। अगर कस्टमर को कैटलॉग के थ्रू वो गुड्स पसंद आते हैं तो वो ऑर्डर प्लेस करता है। जनरली स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स बेचे जाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब ऐसे आइटम्स बेचे जाते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल ब्रांडेड आइटम्स, सेम आइटम्स बेचे जाते हैं। पेमेंट कैसे करी जाती है, पेमेंट हो सकता है सामने वाला आपसे एडवांस मांग ले, जो सेलर है वो आपसे एडवांस मांग ले, या फिर एक तरीका होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। वैल्यू पेएबल पोस्ट मतलब बिल्कुल सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी की तरह है। आपके पास में सामान आएगा, पहले सामने वाला बंदा आपको बोलेगा आप हमें पेमेंट करो, उसके बाद में हम आपको सामान डिलीवर करेंगे, तो ये एकदम सीओडी जैसा है। या फिर सेंडिंग गुड्स थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू भी सामान भेजा जाता है। बैंक के थ्रू सामान भेजा जाता है, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप सामने वाले को गुड्स तभी डिलीवर करना जब सामने वाला आपको पेमेंट कर दे। तो कुल मिला के यहाँ पर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, सारा का सारा काम कैसे हो रहा है, मेल के थ्रू हो रहा है, मतलब कुल मिला के ऑनलाइन काम होता है। अब एक और है, बट ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट है वेंडिंग मशीन। देखो वेंडिंग मशीन मतलब, वेंडिंग मशीन के अंदर किसी सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इस मशीन के अंदर टोकन डालो या फिर कॉइन डालो और आपका प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। आपने टोकन डाला, कॉफी निकल कर आ गई, आपने टोकन डाला, चॉकलेट निकल कर आ गई, आपने कॉइन डाला, सैनिटाइजर की बोतल निकल कर आ गई। तो इस तरह की एक मशीन होती है जिसके अंदर आपको टोकन डालना पड़ता है या कॉइन डालना पड़ता है और क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग मशीन के थ्रू सारा काम हो जाता है और आपके पास में अपना प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर भी कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई सेलर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, कस्टमर होता है। तो एक मशीन होती है जो किससे चलती है, सिक्कों से या फिर टोकन से। बायर इंसर्ट्स अ कॉइन और टोकन। बायर जो है वो मशीन के अंदर कॉइन या फिर टोकन डालता है और स्पेसिफिक क्वांटिटी भी मेंशन करता है और उसको डायरेक्टली वो मशीन वो प्रोडक्ट दे देती है। These are machines are used to sell several products। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए इन मशीन्स को यूज करा जाता है। फॉर एग्जांपल बेवरेजेस हो गई, कॉफी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, मिल्क हो गया, चॉकलेट्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, ये कुरकुरे चिप्स वगैरह हो गए, पानी की बोतल हो गई, सैनिटाइजर की बोतल हो गई। इन सब चीजों के लिए वेंडिंग मशीन को यूज करा जाता है। इस वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल करवाने की शुरुआती कॉस्ट ज्यादा आती है, प्लस इस पे मेंटेनेंस का खर्चा भी लगता है अगर इसके अंदर कोई खराबी हो गई तो। बट यहाँ पर बचत ये है कि इसके अंदर सेलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ झोलझाल नहीं होगा, डायरेक्टली कस्टमर टोकन डाले और अपने प्रोडक्ट को निकलवा सकता है। ये कोर्स में नहीं था बट मैंने ऐसे ही बता दिया। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास में जीएसटी। देखो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी से आपके एग्जाम में क्या आएगा, एक तो जीएसटी का मीनिंग है आपके कोर्स के अंदर
और दूसरा आपके कोर्स के अंदर है जीएसटी के की फीचर्स, जीएसटी के फीचर्स। तो ये दो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं कि जीएसटी होता क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। देखो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले थोड़ा सा इसे समझना कि होता क्या है। देखो दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है मेरी इनकम पर मैंने टैक्स दिया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी आई, मेरी सैलरी पर मैंने ही टैक्स दिया, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। मेरे पैसे पर मैंने ही टैक्स दिया मतलब डायरेक्ट टैक्स है। या फिर मेरी वेल्थ है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। बट एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं कोई चीज लेकर आई 10 रुपए की, सॉरी मैं कोई चीज लेकर आई 100 रुपीज की। इस 100 रुपीज की चीज पर जो सामने वाला सेलर है उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो उसने इस पे टैक्स कितना दिया, 10 रुपए। मैं कोई चीज लेकर आ रही हूँ जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। सामने वाले को इस पर टैक्स भी देना पड़ता है 10 रुपए का। तो वो मुझे ये चीज कितने रुपए की बेचेगा, टैक्स का पैसा इंक्लूड करके मुझे वो ये चीज बेचेगा कितने रुपए की, 110 रुपीज की। तो देखा जाए तो सामने वाले बंदे ने, यानी कि जो सेल्समैन था, उसने सरकार को ये टैक्स का पैसा दे दिया था, बट अल्टीमेटली उसने ये पैसा मुझसे रिकवर कर लिया। ये टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कि पे इसने करा था सरकार को टैक्स, बट उस टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली किस पर आया, मेरे ऊपर आया। तो पे करने वाला बंदा अलग है और उसका बर्डन किसी दूसरे बंदे पर आ रहा है। इस तरह के टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारी सरकार ने क्या करा, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर आप सर्विस दे रहे हो, एंटरटेनमेंट की सर्विस दे रहे हो, रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो, तो उस पर सर्विस टैक्स लगता है। मूवी देखने गए तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। हमारी सरकार ने सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके, इकट्ठा करके सिर्फ उसकी जगह एक ही टैक्स बना दिया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो जैसा था वैसा ही है, मेरी इनकम पर मैं टैक्स दे रही हूँ, मेरी इनकम पर मैं टैक्स दे रही हूँ, मेरी प्रॉपर्टी पर मैं टैक्स दे रही हूँ, मुझे अगर कोई गिफ्ट मिला है बहुत बड़े अमाउंट का तो उस पर मैं गिफ्ट टैक्स दे रही हूँ। तो वो सब तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। बट ये जो सामान खरीदने पर जो टैक्स लगता था, हाँ, उन सारे के सारे टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारी सरकार जीएसटी लेकर आई, कब लेकर आई, हमारी सरकार जीएसटी लेकर आई 1 जुलाई 2017 को। अब तब से जीएसटी आया था। मकसद क्या है, वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन का एक ही टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे बहुत सारे, उन सबको खत्म करके उनकी जगह एक टैक्स बनाया, मतलब एक देश का एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इसका मकसद क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, उनकी लाइफ को थोड़ा इजी करा जाए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इतने सारे टैक्सेस आते थे, किसी को समझ ही नहीं आती थी चीजें, उन सबको थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड था उन्हें ईजियर बनाया जाए। अंडर द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में एक डायरेक्ट टैक्स होता था, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता था। आज की डेट में क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है और दूसरी तरफ जीएसटी है। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले के जमाने में, फॉर एग्जांपल वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी थी, मैन्युफैक्चरिंग करने पर टैक्स लगता है, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता है, एंटरटेनमेंट है, मूवी वगैरह देखने गए, एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, लग्जरी सेवा ले रहे हो, लग्जरी टैक्स लगेगा। तो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी क्या है, एक सिंगल टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है। जब भी कोई चीज बेची जाती है तो उस पर अब इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस देखने को नहीं मिलते, उस पर सिर्फ एक ही टैक्स देखने को मिलता है, दैट इज जीएसटी, एंड हैज रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इसकी वजह से बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे ना पहले, इन सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर अब सिर्फ एक टैक्स आ गया, दैट इज जीएसटी। एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट। अब ये लाइन ध्यान से समझना, हर पर्सन को अपने आउटपुट पर टैक्स पे करना पड़ता है, एंड इज एंटायर्ड टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द टैक्स पेड ऑन द इनपुट्स, सो इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन ओनली, अल्टीमेट कस्टमर बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। इस चीज को ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा काम है फर्नीचर बनाने का, मेरा क्या काम है, फर्नीचर बनाने का। मैं फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां खरीद कर लेकर आई। मैं जो लकड़ियां खरीद कर लेकर आई, उन लकड़ियों की कीमत थी कितनी, 100 रुपए। बट सामने वाले ने इस 100 रुपए पर मुझे टैक्स ऐड करके ये लकड़ियां बेची। 100 रुपए पर 10% टैक्स लगाया। 10% टैक्स कितना होता है, 10 रुपए होता है 10% टैक्स। तो उसने मुझे ये चीज कितने की बेची, 110 रुपए की। क्या समझे, मेरा फर्नीचर बनाने का काम है, उसके लिए मैं लकड़ियां लेकर आई। तो वुड्स की कीमत 100 रुपए थी, बट सामने वाले ने 10% टैक्स ऐड करके मुझे बेचा, तो 100
रुपए का 10% कितना होता है 10, तो उसने मुझे ये लकड़ियां कितने की बेची 110 रुपए की। अब इससे मैंने फर्नीचर बनाया और फर्नीचर बना के मैं वो फर्नीचर बेचती हूँ कितने रुपए का 500 रुपीज का। कितने का 500 रुपीज का। अब मैं कहती हूँ भाई मैं भी तो टैक्स दूंगी, तो मैंने इस पर सरकार को टैक्स दिया। सरकार बोलती है आप जितने में भी बेच रहे हो हमें उस पर टैक्स दो, तो मैंने इस पर टैक्स दिया 10%। 50 का 10% कितना होता है 50 रुपए। अब दिमाग में चीज आएगी भाई ये भी मुझे सरकार को देना है, जितने में मैं बेच रही हूँ उतने ये पैसा भी मुझे सरकार को देना है, और ये 10 रुपए मैं ऑलरेडी सरकार को देकर आ गई। तो हमारी सरकार बोलती है कि भाई आप एक काम करो, ये आपको अल्टीमेटली हमें टैक्स का पैसा देना है। वैसे तो मैं ये पैसा मेरे कस्टमर से वसूल कर लूंगी, कस्टमर से मैं कितना चार्ज करूंगी 550 चार्ज करूंगी, बट यहां पर मेरे दिमाग में क्या है यार ये पैसा भी मुझे सरकार को एज अ टैक्स देना और ये मैं ऑलरेडी दिया ही। तो हमारी सरकार बोलती है कि आप सिर्फ आउटपुट पर टैक्स दो, जो टैक्स आप ऑलरेडी देकर आ गए वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। इसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने जो इनपुट खरीदा था रॉ मटेरियल उस पर जो आप टैक्स ऑलरेडी पे करके आए हो वो टैक्स का पैसा हम आपको दोबारा रिटर्न कर देंगे। तो हर पर्सन को अपने आउटपुट पर टैक्स देना होता है, यानी कि मैं ये 50 रुपए टैक्स का पे करूंगी बट मुझे ये 10 रुपए वापस रिटर्न मिल जाएंगे जब मैं ये 50 रुपए पे करूंगी। इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि हमारे इनपुट पर जो टैक्स हम ऑलरेडी पे करके आए थे वो पूरा का पूरा टैक्स हमें वापस वसूली हो जाएगी। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ जीएसटी की। गुड्स और सर्विसेज टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं आपके कोर्स के अंदर है। तो देखो जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द होल कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, यानी कि हमारे पूरे देश के अंदर एप्लीकेबल है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर ये टैक्स एप्लीकेबल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसका मतलब समझो, देखो एक होता है सीजीएसटी, क्या होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, क्या होता है एसजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। फुल फॉर्म क्या है, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब क्या है, सपोज अगर मैंने कोई चीज राजस्थान के अंदर बनाई, मैंने कोई चीज राजस्थान के अंदर बनाई और राजस्थान के अंदर ही मैंने उस चीज को सेल कर दिया। कहां पर सेल करा, राजस्थान के अंदर ही सेल कर दिया अगर मैंने उस चीज को, तो इस पर मुझे दो टैक्स देने पड़ेंगे, एक देना पड़ेगा सीजीएसटी और एक देना पड़ेगा मुझे एसजीएसटी। क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मैंने कोई चीज राजस्थान में बनाई, राजस्थान में ही बेची, तो एक पैसा तो मैं दूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्योंकि सेंट्रल के अंदर ही राजस्थान आता है, और एक पैसा मैं दूंगी एसजीएसटी यानी कि राजस्थान स्टेट की सरकार को। किसको दूंगी, राजस्थान स्टेट की सरकार को। अब अगर मान लो मैंने कोई चीज बनाई राजस्थान के अंदर और जाकर मैं उस चीज को एमपी के अंदर बेचती हूँ, कहाँ बेचती हूँ, एमपी के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग तो उस चीज की कहाँ हुई, राजस्थान के अंदर, और उस चीज की अल्टीमेट सेल कहाँ हुई है, एमपी के अंदर। तो यहाँ पर भी मुझे दो टैक्सेस देने पड़ेंगे। एक तो होगा हमारा सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल का टैक्स, क्योंकि राजस्थान हो चाहे एमपी हो वो सेंट्रल के अंदर ही आता है, और एक यहाँ पर मुझे एसजीएसटी नहीं देना होगा, यहाँ पर मुझे देना होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका मतलब जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाके सामान बेचते हैं तो उस पर लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं पैसा दूंगी, दूसरा पैसा मैं दूंगी एमपी सरकार को, एमपी सरकार को, यानी कि जो एसजीएसटी था उसी के जैसा कौन सा हो गया, आईजीएसटी हो गया। जो पैसा मैं किसको दूंगी, एमपी की सरकार को दूंगी, यहाँ पर राजस्थान की सरकार को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसी को बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, कि जहां पर सेल हुई है, जो डेस्टिनेशन है सेल का, वहां की सरकार को पैसा मिलेगा, दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। समझ में आया, राजस्थान में बनाया, राजस्थान में ही बेचा, तो राजस्थान की सरकार को टैक्स मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। बट राजस्थान में बनाया और एमपी में बेचा तो सरकार को मिलेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और एक पैसा मिलेगा एमपी की सरकार को, राजस्थान की सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। इसे बोला जाता है जो सेल का डेस्टिनेशन है वहां की सरकार को पैसा मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपने गुड्स और सर्विसेज किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करे हैं तो हम उसे इंटर स्टेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। हम ऐसा ही समझेंगे कि सामान दूसरी स्टेट से आया है और उस पर भी हम कौन सा टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। हाँ, कस्टम ड्यूटीज तो लगती हैं, अगर दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम टैक्स लगता है, बट उसके अलावा आईजीएसटी भी उस पर चार्ज करा जाएगा।
अब मैंने बता ही दिया। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाता है वो है एसजीएसटी। अगर हम यूनियन टेरिटरी को सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पौंडीचेरी को सेल कर रही हूँ, लद्दाख को सेल कर रही हूँ सामान, दिल्ली को सेल कर रही हूँ, जो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट्स नहीं है, तो उस पर लगता है सीजीएसटी प्लस साथ में यूटीजीएसटी। और अगर एक देश से दूसरे देश में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान आया है तो उस पर लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये कुछ टैक्सेस हैं, रेट्स हमारी सेंटर और स्टेट डिसाइड करती है। स्लैब्स क्या है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 20% होता है, ये स्लैब रेट्स हैं। इतना इतना टैक्स लगता है। 5% कुछ चीजों पे लगता है, कुछ चीजों पे 12%, कुछ चीजों पे 18% और कुछ चीजों पे 28%। अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और या फिर हमारा बिजनेस सेल्स के अंदर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर है, तो वहां पर हमें जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। जीएसटी देने के बहुत सारे तरीके हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के थ्रू दे सकते हैं, नेफ्ट के थ्रू दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स का हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो हर तरह से हम लोग जीएसटी पे कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जीएसटी काउंसिल। देखो जीएसटी काउंसिल आपके कोर्स के अंदर नहीं है, आपके कोर्स के अंदर सिर्फ जीएसटी का प्रॉपर मीनिंग है और उसके फीचर्स हैं। तो अगर आप चाहो तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप स्किप कर सकते हो। फिर भी छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देती हूँ जीएसटी काउंसिल क्या है। देखो जीएसटी काउंसिल मतलब इस जीएसटी को मैनेज करने के लिए, सारी चीजें मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर कमिटी बनाई है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, एक प्रॉपर कमिटी है। इस कमिटी के अंदर कौन कौन लोग हैं, तो इस कमिटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उसी में से किसी मिनिस्टर को चूज करके वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाता है। मेंबर्स कौन है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स में से जितने भी पैसे से रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, टैक्सेशन मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होते हैं। क्वारम का मतलब है अगर कोई भी डिसीजन पास करना है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसमें से 50% मेंबर्स जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। और उन 50% मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उसमें से 75% मेंबर्स जिस चीज पर एग्री करेंगे वो डिसीजन पास करा जाएगा। मतलब मेजॉरिटी कितने की होगी, 75% की। 50% मेंबर्स का होना जरूरी है किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए, और जितने भी प्रेजेंट है उसमें से अगर 75% लोग मंजूरी देते हैं तो फिर वो डिसीजन पास हो जाएगा। ये जो जीएसटी काउंसिल है ये टाइम टू टाइम नई नई चीजें रिकमेंड करती हैं कि जीएसटी के अंदर हम ये चेंजेस कर सकते हैं, इन चीजों को हम जीएसटी में इंक्लूड कर सकते हैं, ये रूल्स बदलती हैं, ये टाइम टू टाइम रेट्स बदलती हैं। तो ये जो पूरी की पूरी काउंसिल है ये जीएसटी को मैनेज करती है और टाइम टू टाइम इसके अंदर रिकमेंडेशंस करे जाते हैं, चेंजेस करे जाते हैं, अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं पूरी की पूरी कमेटी से डिस्कस करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेड। 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हमारे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, देन चैप्टर नंबर 9 एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम स्मॉल बिजनेस भी बोलते हैं। आज इंटरनल ट्रेड कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड और हमारे पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे हमारे पार्ट ए की तरफ। तो यहाँ तक का आप लोग पढ़ के रखना, नोट्स बना के रखना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं कंटिन्यू मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। एक काम करूंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगी, वहां से भी आप लोग नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।